नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है अजय शर्मा। अजय, गुड आफ्टरनून। बाजार हम देख रहे हैं दिन के निचले स्तरों पर फिलहाल बिकवाली का दबाव, एक या दो सेक्टर्स को छोड़ गिरावट फिलहाल हावी हो रही है। मामूली गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है और बाजार थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है क्योंकि काफ़ी 15,700 से काफ़ी स्ट्रॉन्ग खिंच के 17,400 आ गया था। सुबह नूरेश बता ही रहे थे आपको कि क्यों ये 17,400 17,600 वाला जोन एक कंजेशन जोन है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर थोड़ा समय बिताता है तो मुझे लगता है कि बाजार उस 17,500 17,400 के लेवल को ले लेगा। अगर आप कल का लो देखिए तो 17,000 के जस्ट ऊपर आके रिवर्स किया था, तो नेट तो हम अभी भी 150-200 पॉइंट ऊपर ही हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है मेरे हिसाब से। डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं, क्रूड रिबाउंड कर गया है, तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग किक ऑफ हुई है। लास्ट आवर ट्रेड में आई वोंट बी सरप्राइज अगर यहाँ से हम जितना गिरे हैं ना टॉप से उसका आधा एटलीस्ट रिवर्स हो जाए, क्योंकि बाय ऑन डिप मार्केट हो गया है। आप देखिए फार्मा में कितनी ज़बरदस्त बाइंग आ रही है, डिवीज बेस्ट परफॉर्मिंग है इस समय, और भी बहुत सारे लॉरिस बहुत एक्टिव है। बाकी बड़े स्टॉक्स में देखिए रिलायंस थोड़ा नीचे आ गया, सन फार्मा थोड़ा नीचे आ गया जहाँ पे स्ट्रेंथ थी। तो मार्केट आप अपना कंफर्ट देख के आप इसके अंदर अटेम्प्ट करिए बाइंग ऑन डिप्स। मेरे हिसाब से एडवांस डिक्लाइन भी ऐसा कुछ नहीं बता रही है कि बहुत भीषण गिरावट वाला मामला है, थोड़ा सा ऑफ हाइज है ज़रूर। इनफैक्ट अमित गुप्ता भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ ICICI सिक्योरिटीज़ से। अमित, बाजार एक दिल दहला देने वाली अच्छी खासी गिरावट 15,600 700 जब काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस स्ट्रीट में ग्रिप कर ली थी, वहाँ से बढ़िया रिबाउंड हुआ है, क्रूड भी ऑफ हाइज है। आपको लगता है कि अभी विजिबिलिटी है एटलीस्ट कि पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर देना चाहिए और बाइंग शुरू कर देनी चाहिए, कंफर्ट लेवल्स में आ गए हैं वैल्यूएशन? सो आई थिंक अगर आप वैल्यूएशन के एंगल से देखिए तो अक्टूबर से भी हमने इस तरीके की वॉलिटिलिटी और बिकवाली का सीन दिखा है। मार्केट उस समय 18,600 पर था और आज मार्केट 17,200 पर है। इस बीच में हमने और भी ज्यादा बिकवाली देखी थी। उस समय निफ्टी 22 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा था और आप देखिए इस पीरियड में हमने 2 क्वार्टर निकाल दिए हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और फिर जनवरी फरवरी और मार्च एंडिंग की तरफ हम जा रहे हैं। इस बीच में जो EPS है निफ्टी का, इट हैज ग्रोन एक्चुअली बाय ऑलमोस्ट 85 रुपीस के आसपास का टोटल दोनों क्वार्टर का मिला के मैं अगर देखूं तो EPS ग्रो किया है, विच इज ऑलमोस्ट 15% जंप इन द EPS। और इस बीच में अगर आप हाई से देखो तो निफ्टी इज डाउन एट द करंट लेवल्स बाय 6%। तो ओवरऑल जो आपके वैल्यूएशंस हैं they have getting normalized। तो जो हमको बहुत ज्यादा स्टीप वैल्यूएशन थे हम धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। अभी आप देखिए तो 19 और 19.5 के आसपास वैल्यूएशंस आ चुके हैं। तो इस वजह से आपको कुछ सेक्टर्स में अब बाइंग भी दिख रही है, क्योंकि ये जो वैल्यूएशन नीचे आए हैं ये इस वजह से भी आए हैं क्योंकि काफी जो स्टीप वैल्यूएशन था कुछ सेक्टर्स के अंदर, जैसे हमने केमिकल में पहले देखा, उसके बाद हमने वही चीज मेटल्स में होती हुई देखी थी। हालांकि मेटल में रिसेंटली आपको रिवाइवल भी मिला देखने को जब कॉमोडिटी के प्राइसेस में रिवाइवल आया। और फिर टेक्नोलॉजी में जनवरी के अंदर हमने देखा कि उस तरीके की बिकवाली आई है। हालांकि अभी भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में पूरा रिवाइवल नहीं आया है। TCS आज भी 700-800 रुपए नीचे है अपने बायबैक प्राइस से, और जो मिड कैप IT है अभी भी उसके अंदर वो वाला रिवाइवल देखने को नहीं मिला। इसका मतलब आने वाला जो कुछ एक महीना है वहां भी स्टीप वैल्यूएशंस जो होंगे सेक्टर्स में वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बट जैसे जैसे वैल्यूएशन नॉर्मलाइज हो रहे हैं मनी फ्लो वहां जाएगा जहां पर काफी टाइम से आपको वो पुल बैक देखने को नहीं मिला है। तो पिछले 10-12 साल से काफी सेक्टर्स हैं जो आई थिंक जहां पर अर्निंग्स में रिवाइवल आ रहा है और वहीं पर हम लोगों का फोकस है। वी आर शिफ्टिंग फंड्स देयर एक्चुअली। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि हर दौरान इनफैक्ट बाजार, ये व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी समझना कि फेयर वैल्यू जोन में बहुत ही कम रहता है। 10-20% ऑफ द टाइम फेयर वैल्यू जोन में रहता है। 80% ऑफ द टाइम बाजार या तो अहेड ऑफ नंबर्स रहेगा या शार्पली बिलो नंबर्स। और आपने अभी ये बताया कि जो 6-8 महीने हमने गुजारे हैं नंबर्स एक्चुअली इंप्रूव होते गए लेकिन बाजार वहीं रहा, क्योंकि पहले बाजार नंबर्स के आगे चला गया था। ये इंटरेस्टिंग पार्ट। आइए 2 सेक्टर्स की बात करते हैं जो लास्ट 10 साल से चले नहीं थे और वहाँ अब स्पार्क्स दिख रहे हैं आपको, आपको डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं। क्या आप वहाँ पे इंक्रीमेंटली बाइंग कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? एक है फाइनेंशियल्स, दूसरा है कैपिटल गुड्स। इन दोनों में आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं और लास्ट कुछ हफ्ते महीनों में आपने क्या पोजीशंस बढ़ाई हैं? देखिए फाइनेंशियल्स में अगर आप बैंकिंग देखें जिसका काफी ज्यादा वेट है निफ्टी के अंदर भी, वहाँ प्राइवेट बैंकिंग का ऑब्वियसली काफी ज्यादा वेट है।
तो हमने देखा है कि दो ट्रिगर पॉइंट्स थे बैंकिंग में, एक था नेट एनपीएस और दूसरा था क्रेडिट ग्रोथ। तो नेट एनपीएस आपके पिछले कुछ सालों में एकदम से डिक्लाइन किए। इनफैक्ट रिसेंटली काफी ज्यादा चीजें आउटपुट हुई, बाहर आई, जब IL&FS का सीन आया और फिर पीएमसी बैंक और और भी चीजें हमने देखी। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो एनपीएस है वो तो काफी कंट्रोल्ड है। मतलब जो 11.5 लाख करोड़ का टोटल एनपीए हुआ करता था बैंकिंग सिस्टम में, आज वेरी डिसेंट फिगर मैं आपको बता रहा हूँ 7,30,000 करोड़ के आसपास है। आज 2017 के लेवल के भी हम थोड़ा नीचे आ गए हैं एनपीएस में, जहां से मेन एनपीए की साइकिल चालू हुई थी। तो ये बहुत पॉजिटिव थे, जिस वजह से बैंकिंग का बॉटम बन गया। बट बैंकिंग का जो ग्रोथ है, प्राइस ग्रोथ है, वो अभी भी मिसिंग था मेजरली। वो क्यों था? क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ में रिवाइवल नहीं आ रहा था। अगर आप इस क्वार्टर के नंबर्स देखिए तो एग्रीगेट जो आपका क्रेडिट ग्रोथ है बैंकिंग का, वो 8.2% के आसपास आ गया है। वही आपका 5% हुआ करता था अगर मैं कुछ क्वार्टर्स पहले देखूं। तो अगर आज भी आप देखिए एक्सिस बैंक का 17% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है लोन के अंदर, और भी बैंक्स ने अच्छा दिया है। इनफैक्ट एसबीआई पीएसयूज में 8% के आसपास का उसका ग्रोथ आया है। इसका मतलब जो कॉर्पोरेट लेंडिंग बुक है, जो बहुत ही नेगेटिव हो गई थी, मतलब -1% था, वहां आपको रिवाइवल देखने को मिल रहा है, विच इज अ गुड साइन। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कैपेक्स कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ है, उसका एग्जीक्यूशन। जो केमिकल कंपनीज ने कैपेक्स किया था, अनाउंस किया था, जो सीमेंट कंपनीज ने किया था, जो मेटल कंपनीज ने किया था, एंकरेजमेंट लेकर पब्लिक कैपेक्स है, वो आई थिंक एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ है, तभी ये क्रेडिट की डिमांड मार्केट में आई है। तो मुझे लगता है डोमेस्टिक सिनेरियो जो है इज मच बेटर फॉर बैंकिंग नाउ, एंड आई थिंक धीरे धीरे आपको यहाँ ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो कैपिटल गुड्स की आपने बात की, क्योंकि इसी कैपेक्स में, जैसे मैंने पब्लिक कैपेक्स बोला, यही गवर्नमेंट जब 2014 में आई थी तो 1.4% का जीडीपी का कैपेक्स कर रही थी, जो स्टैंडर्ड कैपेक्स था। आज पिछले 2 साल में वो 2.4% ऑफ जीडीपी पे पहुंच चुका है। और ये बजट के अंदर अगर आप देखो तो 2.9% का जीडीपी और परसेंटेज ऑफ जीडीपी का प्रोजेक्शन है, यानी ऑलमोस्ट डबल ऑन द इंक्रीजिंग बेस ऑफ जीडीपी, विच इज वेरी हार्टनिंग। तो मेरे ख्याल से अगर इस पेस से काम होगा, और आज आप देखिए जो रोड्स में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पहले 4 लेन रोड्स बनती थी, आज 8 लेन रोड्स बन रही हैं। तो अगर 5,500 किलोमीटर का ये बोलते हैं कि एनएचएआई को टारगेट दिया है नेशनल हाईवेज का, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसी रोड पर आप अगर 8 लेन करोगे तो आई थिंक वो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है इज गेटिंग बेटर क्वालिटी वाइज। और गति शक्ति के साथ हमको देखना है कैसे ये क्लस्टर्स के अंदर सारे इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं, और उसको जीआईएस सिस्टम से ऐड करके कैसे फास्ट कर पाते हैं सिस्टम को, वो एग्जीक्यूशन अभी देखना बाकी। बट एक अटेम्प्ट दिखता है। तो आई थिंक कैपिटल गुड्स के अंदर धीरे धीरे ऑर्डर बुक थोड़ी इंक्रीज होती हुई आपको डेफिनेटली दिखेगी। और ये स्टॉक्स डीलिवरेजिंग कर रहे हैं, जैसे एल&टी ने डेट टू इक्विटी को रिड्यूस किया है। एल&टी का आज आप वर्किंग कैपिटल टू सेल्स देखिए, इट हैज इंप्रूव्ड एक्चुअली। और साथ में जो नॉन कोर एसेट्स हैं, उसने काफी जगह, आप पंजाब का प्रवाह प्लांट देखिए, यूके के अंदर भी उसने अपने प्लांट को बेचा है। तो अगर ये नॉन कोर एसेट्स को आप बेच रहे हो तो बैलेंस शीट इज गेटिंग बेटर। तो जो कंपनीज आज इंफ्रा में अपनी बैलेंस शीट को लीन रखे हुए हैं, जिन्होंने डेट को कम रखा है, वो नेक्स्ट जो ऑर्डर बुक की साइकिल है उसको बहुत अच्छी तरह से खेल पाएंगे। और यही इस डिक्लाइन में, उस वॉलिटिलिटी में हमारा फोकस होना चाहिए। अमित, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। आपने 2 सेक्टर्स पर डिटेल्ड अप्रोच आपका बताया, 2 और सेक्टर्स हैं जिस पर आपकी राय जानना चाहूंगी। अमित, वॉलेटाइल सिचुएशन जो कि मार्केट्स में हम लगातार देख रहे हैं, ऐसे में मेटल स्पेस है जो कि परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा सेक्टर सप्लाई चेन कंसर्न्स जो कि इन दिनों ग्लोबल कंसर्न्स के चलते देखने को मिले हैं। इसके चलते ऑटो पार्ट मेकर्स कंपनियां जो हैं काफ़ी हद तक यहाँ परेशान होती हुई दिख रही हैं। ऐसे में जहाँ पर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, क्या लगता है आपको डोमेस्टिक साइक्लिकल्स पर फोकस करना चाहिए, और इन 2 सेक्टर्स पर आपका आउटलुक क्या है? इसके अंदर वैल्यूएशंस नो डाउट स्टीप हैं आज की डेट में, क्योंकि फिर से हमने रिवाइवल आता हुआ देखा है। जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, तब से एल्युमिनियम वगैरह के प्राइसेस देखिए आप दोबारा न्यू हाई की तरफ चले गए। कॉपर के अंदर आपको ज्यादा बिकवाली नहीं मिली, क्योंकि पावर की डिमांड काफी ज्यादा है। तो फंडामेंटली वो काफी स्ट्रॉन्ग इस समय चल रहा है। स्टील के अंदर हमने जरूर देखा था कि एक डिक्लाइन आई थी, जब रियल एस्टेट का प्रॉब्लम चाइना में बार बार रीसरफेस होता हुआ दिखता है, या फिर कोविड वाला सीन बार बार चाइना के अंदर वो बढ़ता हुआ दिखता है, जो इस बार हमको दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से जो ओवरऑल मेटल्स का जो ट्रेंड है, क्योंकि इतने सेंट्रल बैंक्स अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और उनको जॉब देना है, अपने लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, तो आई थिंक इंडस्ट्रियल मेटल्स के अंदर आपको एक ट्रेंड जरूर देखने को मिलेगा। आप डेट टू
अमित, मैं काफ़ी इच्छुक हुई जानने के लिए कि आपने इस करेक्टिव फेज में कहाँ पे अपनी पोजीशन बढ़ाई है। मैं आपके पास 2 ही मिनट में आऊँगा। आइए निकुंज, हमारे मैनेजिंग एडिटर को भी जोड़ते हैं इस कॉन्वर्सेशन में। गुड आफ्टरनून निकुंज। बाजार थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग के मूड में आ गया, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगा फार्मा के बारे में। क्या ज़बरदस्त 3 दिन से रैली आ रही है। आप देखिए 3800 वाला डिवीज़ ऊपर आ गया, 45 ऑलमोस्ट 46, और अबिंदो जिसको राइट ऑफ कर दिया था 400 रुपये चला गया था, वापस 600 के ऊपर। लॉरिस हैज कम बैक, और इनफैक्ट कोविड के नंबर्स कम होने पे इस पूरे सेक्टर को एक तरह से राइट ऑफ किया था। काफ़ी ज़बरदस्त वाइब्रेंस दिख रही है। आपकी क्या राय है इस पर? जी, फार्मा में एक थीम खेला जा सकता है, और वह थीम शायद पहले आपको बुरी खबर ढूंढनी पड़ेगी, फिर आपको अच्छी खबर मिलेगी। बुरी खबर क्या? उन कंपनियों की लिस्ट निकालिए जिनके अंदर यूएस एफडीए की इस समय ऑडिट ड्यू है। कई कंपनियों में 2019 से 2020 के बाद, 2019 के बाद कोविड हो गया, उसके बाद जो भी यूएस एफडीए के ऑडिट्स थे वो पूरे नहीं हुए बिकॉज आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, इंस्पेक्शन होने बाकी थे, डेटा इंटीग्रिटी के इश्यूज थे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को लेकर यूएस एफडीए के अलर्ट आए थे। 2020 में यूएस एफडीए वाज नॉट वेरी स्ट्रिंजेंट, और उन्होंने जिन भी कंपनीज के अंदर नेसेसरी और बेसिक मेडिसिन आ रही थी उनके अंदर उन्होंने यूएस एफडीए ने छूट दे दी। उसके बाद आज 2021 में जब वर्ल्ड नॉर्मलाइज होने लगी तो यूएस एफडीए ने बोला कि भाई आपकी जो यूएस एफडीए की जो इंस्पेक्शन है वो अब ड्यू है, आप करवाइए। मगर हिंदुस्तान में वीज़ा नहीं मिल रहे थे, जाहिर सी बात है, सेकंड वेव आई, थर्ड वेव आई, लोग आना नहीं चाहते थे। ये साल नॉर्मलाइजेशन का होगा, तो जिन कंपनीज के अंदर यूएस एफडीए ड्यू है, जिन कंपनीज के अंदर यूएस एफडीए ऑडिट को आपको लगता है कि राहत मिल सकती है, मुझे लगता है कि वह ट्रेंड पे नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज कुछ ही दिनों के अंदर इंस्पेक्टर्स आने लगेंगे, वीज़ा खुलने लगे हैं, ट्रैवल आ रहे हैं, फिजिकल इंस्पेक्शन चालू होंगे। तो आने से 3 से 6 महीने के अंदर कुछ ऐसी कंपनियों पे नज़र रखिए जिनके अंदर यूएस एफडीए के इश्यूज थे, जहां पर उन कंपनियों को एक्सपोर्ट पे बैन है, और मुझे लगता है कि उन्होंने करेक्टिव एक्शन ले लिया है और उनको बेनिफिट मिल सकता है। उससे हर उस चीज़ पे नज़र रखिए अजय जहाँ पर नॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट हो सकता है, भले वो ट्रैवल हो, भले वो QSR हो, भले वो होटल हो, भले वो इवन अ कंपनी लाइक बाटा हो, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के जूते वो लेने वाले हैं। अगर आप शादी करने अगर ट्रैवल डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, उस पर नज़र रखिए। मैट्रिमोनी जैसी साइट्स पे नज़र रखिए। हर उस कंपनी पे नज़र रखिए जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी से अर्निंग्स चेंज हो सकती है। बिल्कुल निकुंज, तो ये कुछ प्री ओपन ट्रेड्स भी आप यहाँ आइडेंटिफाई करें। इनफैक्ट ट्रैवल की इतनी बात हो रही है तो अजय इज ऑल्सो वांटिंग टू मेक अ प्लान। वो भी सोच रहे हैं कि अब इस वक्त कहाँ ट्रैवल किया जा सकता है, कहाँ जा सकता है। अजय, एनी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर ऑन? ये बात प्रियंका मेरे थ्रू कहना चाह रही है, लेकिन ये आपने सही छुट्टी कहाँ अप्रूव हुई भैया? अभी छुट्टी किसके पास है? अभी सब छुट्टी खत्म हो चुकी है, अगले साल बात करेंगे। लेकिन ट्रैवल से निकुंज, मैं देख रहा था कि नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भाई छुट्टी अभी किसी की अप्रूव नहीं हुई है, तो सोच के समझ के निवेश करने का एनएससी का जैसे नारा है, इग्नो स्वदेश में ट्रैवल जरूर करिए, मगर छुट्टी अभी अप्रूव करवा के ट्रैवल के प्लान्स बनाइए। बट होटल स्टॉक्स पे क्या व्यू बन रहा है निकुंज? आपका इतना बड़ा फंड रेज ये अपना ताज ग्रुप ऑफ होटल्स कर रहा है, QIP में अच्छा रिस्पॉन्स सुन रहे हैं हम। अनलॉक थीम ये काफ़ी, मतलब ये भी इस बात का दर्शाता है कि इंस्टीट्यूशनल एपेटाइट है। अजय, इंडियन होटल आई थिंक स्पेशल सिचुएशन में आ चुका है, बिकॉज इसके अंदर कैपिटल एलोकेशन को भी चेंज करा गया है। काफ़ी अच्छी कैपिटल एलोकेशन हुई है। मैं नमूरा की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके अंदर खास तरीके से लिखा हुआ था कि बिजनेस हालांकि प्री कोविड लेवल पर नहीं आया, जब मगर जो खर्चे हैं काफ़ी कम इस समय हो चुके हैं, बैलेंस शीट ठीक हो रही है। अगर डेट कम हो जाएगा तो आप एक होटल कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यूएशन को चेंज कर देंगे। और इंडियन होटल ने क्या अच्छा करा अजय कि जब मार्केट में मंदी आई थी तो इंडियन होटल ने एक्सपैंड करा। उनको पता था कि ताज ब्रांड अच्छा ब्रांड है, उनको टाटा सन से कैश फ्लो आ रहा था, तो हालांकि होटल्स को मरी मार पड़ी थी, सब कॉस्ट कटिंग कर रहे थे, इंडियन होटल एक्सपैंड कर रहा था। तो जो चटवाल साहब हमें बताते हैं वो बताते जी हम हर महीने जाकर एक होटल अब खोल रहे हैं। तो अब सोचिए कोविड के समय में जहाँ लोग होटल बंद कर रहे थे, इंडियन होटल ने जाकर के 15-20 होटल खोल दिए, मार्केट शेयर उनका इंक्रीज हो चुका है, बड़े वीकेंड इस समय सोल्ड आउट है। तो एक ये थीम ज़रूर है। दूसरा थीम जो अजय मैं कह रहा था सुबह, मुझे लग रहा है वो थीम पकड़ आ रहा है शेयर बाजार में, हो सकता है 2-3 दिन में उसमें तरावट भी आ जाए। एग्रीकल्चर एंड कंपनीज विच विल एड टू यील्ड प्रोडक्शन। अजय देखिए, हम माने ना माने, युद्ध को लेकर के
एनर्जी और क्रूड पे काफ़ी चर्चा हो चुकी है, मगर हम दूसरी कमोडिटीज़ की चर्चा नहीं कर रहे हैं, खास करके एग्री कमोडिटीज़ को लेकर के, खास करके वीट को लेकर के। तो जिस भी, और इस साल सोइंग नहीं होगी, तो जिस भी इंडस्ट्री या सेक्टर या कंपनी में इस समय कोई भी बेनिफिट मिलेगा, जो कंपनी यील्ड को बढ़ा सके या क्रॉप के आउटपुट को बढ़ा सके या उनकी वेस्टेज को कम कर सके, मुझे लगता है उस कंपनी के प्रोडक्ट की या उस मशीनरी की या उस इक्विपमेंट की डिमांड ज़रूर आएगी, ग्लोबल लेवल पर आएगी, और उस सेक्टर पे ज़रूर नज़र रखना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, इंटरेस्टिंग थीम। थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया ये व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। चलिए, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं और हम बात कर रहे थे यहाँ पर, हमारे साथ अमित गुप्ता बने हुए हैं जिनसे हम बात भी कर रहे थे। अमित, आपसे ब्रेक पर निकुंज से बात करने से पहले अजय भी यही जानने में इंटरेस्टेड थे, और इनफैक्ट ये वर्ड ना जोमो और पहले जॉय ऑफ मिसिंग आउट हो सकता था जब मार्केट गिर रही थी कि चलिए अच्छा है आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक फोमो भी फेयर रहता है कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट। आई एम श्योर आपने अच्छे से बैलेंस किया होगा इसे। इस सारी गिरावट में कहां पर आपने बाइंग की है? सो आई थिंक जहां आपके वैल्यूएशंस बेटर हो गए, जो प्राइसेस काफी समय से उतना ज्यादा शार्प मूव नहीं दिया है और अर्निंग्स के अंदर धीरे धीरे रिवाइवल आ रहा है, वहाँ वैल्यूएशंस ऑब्वियसली बेटर हो गए। और जिसके अंदर अगर आप देखिए तो केमिकल स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हमने फर्स्ट फेज में अक्टूबर के आसपास हमने बिकवाली देखी थी, वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा रिलेटिवली सिनेरियो बेटर होता हुआ दिख रहा है कुछ स्टॉक्स के अंदर, नॉट सारे स्टॉक्स अभी उतने अच्छे वैल्यूएशन पर आए हैं। तो फॉर एग्जांपल पीआई इंडस्ट्रीज को आप देखिए, ये स्टॉक पहले ही गिर गया था क्योंकि ये एक तरह का वेंचर कर रहा है फ्रॉम एग्रोकेमिकल्स टू फार्मा इंटरमीडिएट्स, और जो इसने अपनी छवि बनाई है, जो बिजनेस डेवलप किया है एग्रोकेमिकल्स में, बहुत स्टिकी कस्टमर्स हैं वर्ल्ड वाइड। जितने भी टॉप आप फॉर्च्यून कंपनीज लीजिए, ज्यादातर ऑर्डर्स इसके पास आते हैं कस्टम सिंथेसिस के अंदर। तो वो ही सेम पैरामीटर ये फार्मा के अंदर क्रिएट करने के लिए है। ये स्टॉक इसलिए गिरा था क्योंकि इंडस्विफ्ट करके कंपनी है, उसको एक्वायर करने वाला था बट वो हुआ नहीं, और उसके बाद ये स्टॉक नीचे आ गया। तो जिस वजह से वैल्यूएशंस काफी बेटर हैं। रिसेंट क्वार्टर की अर्निंग्स आप देखिए तो बेटर आई है। देखिए, मार्जिन्स का प्रेशर तो हर जगह है, जहां भी केमिकल कंपनीज को भी मार्जिन का प्रेशर पड़ा है, लेकिन जहां पर वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, जहां इन्होंने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ को मेंटेन करा है, और मैं देख रहा हूं कि कहीं कहीं मार्केट शेयर भी बढ़ना चालू हो गया है, तो वो कंपनीज पर फोकस आप कर सकते हो जिसमें पीआई इंडस्ट्री जैसी हैं, जहां हमने अपनी पोजीशंस को इंक्रीज किया था। और साथ में फार्मा पैक, क्योंकि आपने भी अभी डिस्कस किया कि फार्मा के अंदर मेन प्रॉब्लम था यूएस जेनरिक्स का, कि वहां पर जितने भी लोगों का एक्सपोर्ट जा रहा है, अभी चूंकि नए लॉन्चेस नहीं हो रहे थे, यूएस एफडीए के अप्रूवल नहीं थे, तो वहां पर प्राइस इरोजन काफी हुआ है। लास्ट क्वार्टर में उम्मीद थी कि प्राइस इरोजन कहीं ना कहीं बॉटम की तरफ है, बट हमने उसके बाद भी देखा कि कुछ एक स्टॉक्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंपनीज ने क्या किया है, जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स के अंदर है, ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और यूएस में सप्लाई करते हैं, वहां पर सिनेरियो बेटर होता जा रहा है। वहां पर मार्जिन्स भी आपके इंटैक्ट हैं, उतना इरोजन नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ मार्केट शेयर बढ़ाने का एक बहुत अच्छा मौका है उन कंपनीज के पास, जहां हमको फोकस करना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं सिचुएशनल बाजार में ट्रेंड नज़र आ रहा है, लेकिन इस बीच अमित अभी हम कंजम्पशन स्पेस, एग्री स्पेस पर भी बातचीत कर रहे थे, और जैसे कि निकुंज भी बता रहे थे, हमने एनर्जी पैक, बुलियन मार्केट पर लगातार फोकस किया, लेकिन एग्री कमोडिटी, फर्टिलाइजर स्पेस में किस तरह से इम्पैक्ट दिखेंगे इस पर नज़र हमने नहीं बताई है। करंट ग्लोबल सिचुएशन का इम्पैक्ट वहाँ पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। फूड प्रोसेसिंग, एफएमसीजी कंजम्पशन को आप कैसे देख रहे हैं? तो रूरल एरिया के अंदर आप देखिए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इन्फ्लेशन का ही है। कोविड-2 के टाइम से हमने देखा कि थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, बट जैसे ही वो कोविड खत्म हुआ तो इन्फ्लेशन ने बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और साथ में अगर आप देखो तो डाउन ट्रेडिंग हो रही है। जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज के जो मेजरली रूरल एरिया बेस्ड हैं, वहां वो देख रहे हैं कि डाउन ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वहां ज्यादा फोकस नहीं है, जो नीचे के प्रोडक्ट्स हैं वहां ज्यादा फोकस है। तो कंपनीज का जो मार्जिन है वो प्रेशर में आ रहा है। तो रूरल एरिया आई थिंक थोड़ा समय लेगा रिवाइव करने में, बट यस ये बात सही है कि वीट वगैरह के प्राइसेस और दूसरे क्रॉप के प्राइसेस में बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग, वो प्राइसेस में सर्ज हुआ है, जिसका बेनिफिट डेफिनेटली फार्मर्स वगैरह ले सकते हैं। और दूसरा शुगर केन फार्मर्स को भी आप देखिए तो गवर्नमेंट, हम 2022 में ऑलरेडी हैं, 2025 में टारगेट है इथेनॉल को 20% तक ले जाने के लिए, तो अभी हम 8% हैं। तो आज
हम 300 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत पड़ती है, हमको ये 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसके लिए मोर शुगर केन इज रिक्वायर्ड, और जो इथेनॉल के प्राइसेस बढ़े हैं तो मेरे ख्याल से उधर जो फार्मर्स को जो इनफ्लो आएगा वो अच्छा बेटर आएगा। तो ये जो फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने किया है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप, और धीरे धीरे इसलिए जो रूरल एरिया का जो होल इकोसिस्टम है आई थिंक बेटर होगा। तो फर्टिलाइजर या फिर सीड्स प्रोवाइडर्स, आई थिंक ये कंपनीज काफी टाइम से इलोंगेट मतलब कंसोलिडेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बायर क्रॉप साइंस जो लीडर है इस कैटेगरी में, वहां पर मेरे ख्याल से अगर आप रिसेंट रिजल्ट्स देखिए तो जितना एक्सपेक्टेड था उससे बेटर आया है मेरे ख्याल से, क्योंकि थोड़ा डिक्लाइन तो हुआ है मार्जिन्स वगैरह के अंदर, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बॉटम क्रिएशन इस कैटेगरी में हो रहा है। तो वो फोकस करना चाहिए। जो स्पीड है, जो एकदम से बहुत फास्ट रिवाइवल आता है, आई थिंक वो अभी मिसिंग रहेगा। बट एक एक्यूमुलेशन करके कुछ समय के लिए आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन लेवल्स पर इन कुछ एक सिलेक्टिव स्टॉक्स में डेफिनेटली कर सकते हो इस कैटेगरी के अंदर। अमित, इनफैक्ट सन फार्मा का जो स्पेशलिटी केमिकल डिवीजन है उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। पीआई आप बता रही हैं वो भी एग्रोकेमिकल थीम है। पीआई फार्मा एपीआई की तरफ जाना चाहता है और नेटको फार्मा जो फार्मा में है वो एग्रोकेम की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग थीम बन रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा शुगर वाला पॉइंट जो आपने बोला, मोस्ट ऑब्वियस प्लेस तो शुगर कंपनीज है। सेकेंड लेग लोग प्राज ले रहे हैं और कुछ थर्मैक्स की तरफ भी जा रहे हैं जो न्यू एनर्जी और ऑल्टरनेटिव एनर्जी कैपिटल गुड वाले प्लेयर्स हैं। आपको उसमें इंटरेस्ट होगा? सो न्यू एनर्जी थीम एक्चुअली ये कंपनीज ने कैपेक्स जरूर स्टार्ट किया है, बट अभी तक देखिए रिजल्ट्स देखना बाकी है और धीरे धीरे प्लेयर्स काफी बढ़ने लगे हैं। जैसे हमने सोलर के टाइम पे देखा था, तो हमने सोलर के टाइम पे भी यही देखा था, और जो अभी हम बैटरी के टाइम पे देख रहे हैं कि जिस तरह से बैटरी के प्लेयर्स मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप देखिए टू व्हीलर में मेन प्लेयर्स ने तो लॉन्च किया नहीं है, बट इतने सारे प्लेयर्स ने टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे लगता है एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो इस पूरी कैटेगरी में बिल्डअप हो रहा है। आज रिलायंस ने भी ग्रीन हाइड्रोजन में अगर आप देखो ओवरऑल तो 75,000 करोड़ का कैपेक्स की बात की है अगले 3 साल में। तो बड़े प्लेयर्स भी आ रहे हैं और अपॉर्चुनिटी छोटे प्लेयर्स की भी है जो लिस्टेड भी नहीं है मार्केट के अंदर। तो आई थिंक प्लेयर्स इसमें ज्यादा हैं। अगर इस वजह से बहुत ही सिलेक्टिव वी नीड टू सी, कुछ हद तक रन अप स्टॉक्स के अंदर ऑलरेडी आ गया है, और आई थिंक वी हैव टू सी द रिजल्ट्स एक्चुअली फाइनली, बिकॉज जिस तरह से आउटपुट का प्राइस गवर्नमेंट का फोकस भी होगा कि उसको एक लेवल से ज्यादा ना बढ़ने दें। आई थिंक वो प्रेशर इन कंपनीज को फेस करना पड़ेगा गोइंग अहेड, विच इज अ चैलेंज। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आज समय देने के लिए और अपनी व्यूज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए एक बार मार्केट्स पर लौटते हैं और वहां देखते हैं कि आज टेक्निकल एनालिस्ट हमें क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिवाइस करने में मदद कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में आप जिन लेवल्स के पास खुले थे और उसके बाद वहां से करेक्ट हुए, लेकिन बाजार वहां से एक पुल बैक अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है। कुणाल बोथरा और साथ ही हमारे साथ चिराग कबानी दोनों बने हुए हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून। एक रेजिस्टेंस के तौर पे 17,400 17,500 ये एक्ट कर भी रहा था एंड इट इज वेरी वेल प्लेड, इट लुक्स लाइक। क्या कैसे देख रहे हैं आप निफ्टी पर, कैसे स्ट्रैटेजी डिवाइस करेंगे? तो गुड आफ्टरनून। मेरा ऐसा मानना है, आई थिंक ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है इंडाइसेस में कि हम एक काफ़ी टाइम ले रहे हैं एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करने के लिए। तो लास्ट 1 वीक 10 डेज में जो पेस ऑफ रिकवरी थी इंडाइसेस में, हमने इन लास्ट 8-10 डेज में हमने ऑलमोस्ट 2 से 3 अप गैप्स क्रिएट किए। पहले 2 अप गैप्स को हम क्लोज नहीं कर पाए या फिल नहीं कर पाए, थर्ड अप गैप को हमने ऑलमोस्ट पार्शली टू 3/4 फिल कर दिया था। तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट एक फ्रेंजी जोन से एक मैच्योर फेज में आ रहा है और काफ़ी टाइम लगा रहा है ब्रेकआउट देने के लिए। बट इस जोन में जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है वहाँ पे काफ़ी सेक्टर्स एंड स्टॉक्स उभर के आ रहे हैं। जैसे कि मेटल स्टॉक्स में हम कंसिस्टेंट तेज़ी देख रहे हैं। हम मीडिया स्टॉक्स में आज काफ़ी हलचल है। ऑटो स्टॉक्स में कहीं ना कहीं कुछ एक स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है। तो काफ़ी सारे ऐसे जो इंडिविजुअल सेक्टर्स है जो मेरा मानना है कि आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स दे रहे हैं और मार्केट में एक चॉपीनेस भी बहुत हो रही है। तो ये एक इंडिकेशन है कि वीकर हैंड्स को आउट किया जा रहा है, बिकॉज जनरली जब मार्केट में फ्रेश मोमेंटम या ट्रेंड बनता है तो जनरली वीकर हैंड्स को बाहर करके मार्केट फिर एक वन साइडेड पेस में डायरेक्शन लेता है। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म करेक्शंस, इंट्राडे डिप्स को बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। 17,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और मेरे अनुमान से आई थिंक ये सपोर्ट होल्ड अप कर सकता है इंडाइसेस के लिए। और अपसाइड में मेरा मानना है 17,500 से 600 तक हम एटलीस्ट एक अटेम्प्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ एक दिनों के लिए। राइट, तो कुणाल ऐसे में आप डिप्स पर क्या बाय करने की सलाह देंगे?
तो मेरा फोकस रहेगा मोमेंटम स्टॉक्स में। पहला रहेगा IEX। आई थिंक एक फ्रेश ब्रेकआउट कैंडिडेट बन सकता है। आज काफ़ी टाइम बाद में स्टॉक ने 50 DMA को ब्रेकआउट किया है। बुलिश फ्लैग पैटर्न, बहुत ही बढ़िया चार्ट और इंडिकेटर ब्रेकआउट्स बनता हुआ नजर आ रहा है IEX में, तो मैं इसको बाइक लिए रिकमेंड करूंगा। 250 का टारगेट रख सकते हैं इसमें, स्टॉप लॉस 222 का। और मेटल स्टॉक्स जो एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत स्ट्रांग परफॉर्म कर रहा है, उस पे से सेल एक फ्रेश ब्रेकआउट कैंडिडेट है। 102 का ब्रेकआउट लेवल को क्रॉस कर चुका है सेल, सो 100 का स्टॉप लॉस रख के सेल में भी बाइंग की सलाह दूंगा। टारगेट रख सकते हैं 108 का। ऑलराइट, तो सेल और IEX दोनों पर खरीदारी के यहाँ पर कॉल्स आती हुई कुणाल की तरफ से। हमारे साथ चिराग कबानी भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। चिराग, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ET नाउ स्वदेश। बाजार में जिस तरह से हम देख रहे हैं कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है, हल्की सी ही सही, लेकिन बिकवाली का दबाव करंट लेवल्स पर मार्केट्स को कैसे देख रहे हैं आप? मुझे लगा है कि आफ्टर एक जो 15,600 से मूव आया निफ्टी में, आज एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस से रिवर्स हुआ है 17,450 से। तो मेरे को लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 17,050 ऑन दी डाउन साइड एंड 17,500 ऑन दी अप साइड, ये लेवल पे वो कंसोलिडेशन करेगा थोड़े दिन के लिए, या शायद एक छोटा सा पुलबैक वापस 16,800 के लिए दे सकता है। ओवरऑल अगर लार्जर पिक्चर देखे तो जब भी मार्केट में एक बड़ी मूव आती है तो मार्केट एक पुलबैक करता है, आइदर प्राइस रिवर्जन हो जाए मीन तक, या एक साइडवेज मूव में चला जाता है कंसोलिडेशन करने में। तो अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट इंडिकेशन है कि साइडवेज जा सकता है मार्केट। अगर शॉर्ट टर्म बॉटम 17,050 का जो लो है वो ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड में 16,800 या 16,650 वापस विजिट कर सकता है। चिराग, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं रेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग डे के लिए? मेरे 3 कॉल है, तीनों सेल कॉल्स है आज। फर्स्ट सेल कॉल है मेरा बजाज फाइनेंस पे। बजाज फाइनेंस पे एक स्टॉप लॉस डाल सकते हैं 7065 का शॉर्ट टर्म में। आज 7100 के लेवल पे उसने एक डबल टॉप किया माइनर, वहां से रिफ्रेश होना स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि वापिस ये कल का जो बॉटम बनाया था 800 लेवल से, वो फर्स्ट लेवल टेस्ट कर सकता है। सेकेंड कॉल है मेरा अल्ट्राटेक स्टॉक। अल्ट्राटेक पे 6325 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ओवरऑल अल्ट्राटेक का लॉन्ग टर्म चार्ट देखे तो अल्ट्राटेक ने अच्छा करेक्शन स्टार्ट किया था 6800 लेवल से, और फिर नीचे बॉटम बनाया था 6070 से। वहां से उसने एक छोटा सा रिप्लेसमेंट दिया 6400 तक, और अभी वापस नेक्स्ट लेग ऑफ डाउनवर्ड स्टार्ट कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये फर्स्ट अपना 6050 का जो प्रीवियस बॉटम है वो टेस्ट करेगा, और शायद वो ब्रेक करके इवन 5700 तक, 5700 के लेवल तक नीचे जा सकता है। थर्ड सेल कॉल रहेगा मेरा SBI पे। करंटली SBI अराउंड 490 टू 493 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर ऑप्शन डेटा देखे और शॉर्ट टर्म चार्ट देखे तो उसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है 500 और 503 के जोन के बीच में। तो 503 के जोन स्टॉप लॉस से SBI को शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे डाउन साइड टारगेट मेरा रहेगा 475। अगर 475 ब्रेक करता है तो 440 का लेवल की SBI विजिट करता है। एक्सीलेंट। बस थोड़ी देर में हमारे साथ सुशील केडिया भी जुड़ेंगे अपने डिफरेंशिएटेड कॉल्स के साथ। हमेशा की तरह जस्ट मोमेंट्स हो हम उनका स्क्रीन रेडी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक व्यू हम सुनवा देते हैं वेटरन मार्केट इन्वेस्टर रमेश दमानी का, जो हमसे सुबह ET नाउ पे बात कर रहे थे। आइए जानते हैं उनसे इस समय वो कैसे एनालाइज कर रहे हैं। Which suggests that we are in an ongoing bull market. Why do I say we are in an ongoing bull market? I say that because you look at how market reacts to news. It gets such bad news from the Fed, from oil going up, from Ukraine. It shrugs off the bad news and starts moving higher again. So my sense is that the market wants to move higher. Having said that, I think for the next 3 months, 6 months, I would have assumed in January this year, if you asked me, the market would take out its old high of 62,200 made in October 21. I remain bullish. I think returns for the next 3 months, 6 months will probably be subdued because there are too many headwinds. But I think longer term, the bull market that began in, say, 2019 September is still intact and going strong. ऑलराइट, तो ये एक रेयर इंटरव्यू और रेयर वॉइस आप सुन रहे थे, जो क्लियरली कह रहे हैं कि उन्हें निवेश के लिए अपने कई सारे सेक्टर्स पर भी उन्होंने व्यू दिया और उन्हें निवेश के कहाँ बेहतर मौके दिखते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ चिराग भी हैं और हमारे साथ मितेश पंचाल भी हैं। मितेश पंचाल भी हमसे जुड़ गए हैं। मितेश, गुड आफ्टरनून।
आप क्या व्यू रख रहे हैं निफ्टी पर इस वक्त? आपको भी लग रहा है कि कंसोलिडेशन का फेज है और उसके बाद अप ट्रेंड में है मार्केट्स, और आपकी कॉल्स कहाँ होंगी? एग्जैक्टली। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। बेसिकली मार्केट जो है एक सीमित दायरे में अभी ट्रेड कर रहा है और 17,500 निफ्टी के लिए बहुत अहम रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस होता है तो आई थिंक 17,800 16,000 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है 36,500 36,800 कंटिन्यूस एक हेडविंड है। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं हो जाता है तब तक हम लोग 38,000 39,000 की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से अभी सेक्टर्स का चर्निंग हो रहा है, जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न्स इंडिकेट कर रहे हैं, वो हिसाब से यही लग रहा है कि कंसोलिडेशन जोन में जाने के बाद स्टॉक्स जो है वो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाएंगे और इंडाइसेस भी कंसोलिडेशन जोन के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखाएंगे। रही बात कॉल की, तो आई थिंक वी आर बुलिश ऑन टू काउंटर्स। एक तो है ABFRL। स्टॉक्स ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाया 260 के ऊपर, और 272 का जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था वो क्रॉस हो चुका है। तो ABFRL फ्यूचर में खरीदारी की सलाह रहेगी 287 पे। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 280 और टारगेट रहेगा 300। दूसरा जो है वो हमारे हिसाब से अशोक लेलैंड हैज कंप्लीटेड इट्स कंसोलिडेशन फेज, और 100 के नीचे जो बेस बना है वहाँ से 108 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट मिला है अशोक लेलैंड में। तो अशोक लेलैंड का फ्यूचर भी 113 के ऊपर बाय करने की सलाह रहेगी। 105 का वहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 120, दूसरा टारगेट रहेगा 125। और ये जो दोनों कॉल है उसमें समय सीमा रहेगी 3 से 5 दिन तक की। राइट। ऑलराइट मितेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम कुछ ही मिनटों में आपके पास वापस आएंगे। सुशील केडिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिस आफ्टरनून। सुशील नमस्कार, कैसे हैं आप? बाजार पे क्या व्यू बन रहा है आपके चार्ट्स पे अब निफ्टी बैंक निफ्टी? व्यू लेने की जरूरत ही नहीं, बाजार बढ़ते जा रहा है, हम बाजार के गुलाम, हम साथ चलते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या टारगेट्स लग रहे हैं आपको अभी यहाँ से? टारगेट वगैरह देखिए आदमी को फंसा देता है, पर करीब करीब मैं एक बार के लिए एक वर्किंग रेंज लेनी पड़ती है। Sure. तो मैं निफ्टी पे तकरीबन 17,000 के नीचे जाए तो सरेंडर हो जाऊंगा, और 17,000 जब तक नहीं तोड़ता है तो मुझे लगता है निफ्टी पर 18,000 का स्तर करीब करीब एक अगला अहम पड़ाव होगा। और 18,000 का मतलब ये नहीं कि मैं ऑटोमेटिक वहां से शॉर्ट हो जाऊंगा, क्या पता 18,000 आते आते और भी ऊपर तक की धारणा बन जाए। अभी लगता है यहाँ से 18,000 तक आने देते हैं, और अगर 17 के नीचे गया तो इस धारणा को त्याग देंगे। और सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी को भी अगर देखें तो अगला एक अहम स्तर मुझे जो लगता है वो 38,400 के आसपास, और अगर 36,400 को हम क्रॉस कर जाते हैं तो ट्रिगर बन जाएगा मेरे लिए। और अगर 35,800 के नीचे हम चले जाते हैं तो मैं एक बार इस ध्यान को छोड़ दूंगा। सुशील जी गुड आफ्टरनून। तो ये निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे एक ब्रॉडर रेंज है जो आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर निफ्टी को 18,000 हम देखते हैं तो ऊपर लेकर कौन जाएगा, या बैंक निफ्टी को अगर ऊपर देखते हैं तो क्या HDFC बैंक एक बड़ी भूमिका निभाएगा? HDFC स्टॉक्स पर आप बुलिश थे, पिछले हफ्ते भी हमने देखा, भी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखी। HDFC लिमिटेड हो, HDFC बैंक हो, अब भी आप बुलिश हैं उन पे? बिल्कुल, कोई उनके अप ट्रेंड में किसी भी प्रकार का कोई खनन नहीं आया है, तो दौड़ते सांड के रास्ते में क्यों आना, हम उसकी पूंछ पकड़ के चलते रहेंगे। और यहां से करीब करीब 700 पॉइंट निफ्टी पर अगर हैं, या बैंक निफ्टी पे अगर मैं 2000 पॉइंट पकड़ रहा हूं, तो हम करीब 5% की बात कर रहे हैं, मोटी मोटी बात। तो इंडेक्स पे 5% का मूवमेंट लाने के लिए तो इतने सारे स्टॉक्स हैं कि ये 5% के मूवमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक से उसको लीड करेंगे ऐसा जरूरी नहीं, घूम फिर के सबका ही नंबर आएगा। पर अभी अगर फिलहाल देखिए नई एंट्री हमें करनी है तो ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स में मुझे अक्रॉस द बोर्ड नए बाई सिग्नल्स दिख रहे हैं। तो नॉन F&O स्टॉक में जैसे GSPL तो 35 से 40% उछल जाए, और अगर गुजरात गैस यहाँ से एक बार के लिए 100 रुपए की बढ़त के हिसाब से आज सौदा करते हैं, हो सकता है 200 भी बढ़ जाए। HPCL BPCL चार्ट्स ब्रेकआउट लेने के बाद रुकी हुई है, किसी भी टाइम उछाल आना चाहिए इनमें और अच्छा खासा। तो ऑयल एंड गैस को हमने एक नया एडिशन दे दिया। और साइड काउंटर्स में अब मुझे ज्यादा मलाई लगती है। इंडेक्स पे 5% की चाल है तो बड़े स्टॉक्स में 7% 8% किसी किसी में मिल जाएगा। टाटा मोटर्स जैसा कोई बहुत ही उद्दंड किस्म की चार्ट है, ये बहुत जोर उछलती है गिरती है, इसमें 8-10% मिल जाए
तो अब ज्यादा मजा मुझे लगता है साइड काउंटर्स और थोड़े छोटे शेयरों में व्यापार करके आना चाहिए। बिल्कुल। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। इक्विटीज और इंडेक्स पर आपका नजरिया हमने जाना, लेकिन आप कमोडिटीज की तरफ भी बढ़ते हैं और फाइनली हम देख रहे हैं एनर्जी पैक बुलियन मार्केट में जो उछाल दिख रहा था वहां से अब स्टीप डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल रहे हैं। वॉलेटाइल ऑफ कोर्स मूव्स हैं ही, और करेंसी की चाल तो एनर्जी पैक में क्रूड और साथ ही करेंसी पर आपका आउटलुक फिर क्या होगा? देखिए, पिछले सप्ताह जब हमारी वार्ता हो रही थी तो जो कुछ बधाई आप दे रहे थे आप लोग, और मेरा ध्यान ये था कि एक बार काफी गिर चुका है और थोड़ा सा इसे उछलने देते हैं, 110-12 का स्तर आने देते हैं क्रूड को, और उसी प्रकार से गोल्ड में भी एक थोड़ा माइनर उछाल अपेक्षित था जो आ चुका है। और अब जो क्रूड ने और गोल्ड ने, अगर मैं आपको ये चार्ट मेरे स्क्रीन पे दिखा पाऊं, देखिए क्रूड की MCX टर्म्स पे आवरली चार्ट है, अगर ये डिस्प्ले हो रही है, तो ये जो रीबाउंड आया है, ये रीबाउंड अपने आप को स्पेंड कर चुका है। ये जो स्टीपेस्ट ट्रेंड अप ट्रेंड लाइन है वो जा चुकी है, और अब अगली रेखा से हम जूझ रहे हैं। और जहां ये इसके नीचे गया, मान लीजिए MCX टर्म्स पे 8330 के स्तर के नीचे जाते ही मैं कम से कम 2500 रुपया और क्रूड का दाम गिर जाए, ऐसा कॉल हमारे लिए ट्रिगर हो जाएगा। और देखिए, फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी करना और सौदा करना दो अलग चीजें हैं। 2500 रुपया तक नीचे घटने की धारणा लेकर एक जिगरा लेके सौदा करना है 100 रुपए के स्टॉप लॉस से, आ ही जाएगा। ये बात तो सिर्फ मुझे लगता है विष्णु जी को भी पता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी का भी मन इतना चंचल है, वो मन है, तो लक्ष्मी के स्वामी विष्णु को भी नहीं पता कि उनकी भार्या का आज कहाँ हृदय है। तो बाजार है, ये मन है, अपनी मनचली चालें चलता है। स्टॉप लॉस रखिए 100 रुपए के स्टॉप लॉस से 8330 के नीचे MCX टर्म्स पे क्रूड बेचकर एक बार 5800 का भाव आ जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और उसी प्रकार से गोल्ड में हम अभी भी बड़ी मंदी में। बिल्कुल, अपने व्यूअर्स को बता दें कि सुशील जी का व्यू ये है कि इंटरनेशनल टर्म्स में अगर हम देखें तो $72 का टारगेट उन्हें लगता है। एक बार 109 के नीचे, $109 के नीचे डिसाइसिवली आ गया तो वो आपको एग्जैक्ट ट्रेडिंग MCX पे के टर्म्स में बता रहे थे। सुशील जी, मैं बहुत क्यूरियस हूँ आपसे ITC पे व्यू जानने के लिए। बहुत दिनों के बाद, लोगों को रुलाने के बाद, कितने मीम्स बन गए, क्या क्या ना हो गया, बट धीरे धीरे 250 के ऊपर आया है। और हम उनके प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाएंगे अभी, वो आप ट्रैक करते हैं वो भी बहुत क्लोजली, मुझे पता है, लेकिन आप चार्ट से बताइए हमको क्या हो रहा है। देखिए, ITC की चार्ट ऐसी है ना, आज आपको कोई बात अगर मैं कहूंगा तो कुछ लोग बहुत बड़ा उपहास भी करेंगे, और वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें पैसा कमाना है तो हम तैयार हैं कि कोई हमारे पे हंस भी ले। अगर कोई 2-3 साल का धैर्य रख सकता है, मैं वो चार्ट अभी आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा पाऊंगा, तो ITC का 2-3 साल में अगर 800-900 का भाव भी हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। पर उस प्रकार का धैर्य रख पाना बहुत कठिन हो जाता है, खासकर जब इतना ज्यादा ये स्टॉक रुला चुका है। ये अल्टीमेट लैगार्ड है पिछले 1.5 साल की तेजी का। और इस वक्त जो एक बार ये 250 के ऊपर चला गया और इस पर जो सेलिब्रेशन शुरू हो गया है, तो ये अभी भी ये चाल संदेहास्पद है। इन्वेस्टर के लिए 200 से लेकर 250 की इस रेंज में आप जितनी खरीदारी करके पोर्टफोलियो में डालें, अगला पड़ाव 350 का, 350 से वापस 270, 270 से फिर 450, फिर 450 से 100-150 घटेगा। पर आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आप 700-800 के भी ध्यान से इसको 2 से 3 साल के व्यू में लेते हैं, तो मुझे वो बात कहने में चार्ट के बेसिस पर बिल्कुल भी संकोच नहीं है। पर इमीडिएटली आज कोई लेकर के अगले 10 दिन में इसको 250 का लेके 300 में बेचने की ख्वाहिश में बैठा है, तो मुझे लगता है धोखा होने की पूरी संभावना है। तो हम ITC जब वापस एक करेक्शन देगा, एक कंटिन्यूस स्टीप राइज के बाद, तो हम इसको पुल बैक में लेंगे। और इसी वक्त कह देना कि वो पुल बैक सिर्फ 230 तक आएगा, 210 तक वापस ये स्टॉक नहीं जाएगा, ये कह सकने के लिए चार्ट्स पर एविडेंस नहीं है। तो 210 का इंतजार नहीं है, पर हाँ, इंतजार इस बात का जरूर है कि ये अप ट्रेंड अब खर्च हो चुका है। RSI 78 पे है डेली चार्ट्स की, और एक तरफा इस चाल के बाद किसी भी समय इस पर जब एक करेक्शन बनेगा, भले वो हमें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तरसा ले, हमें बिजनेस देखिए हमेशा बहुत सरल है, आपको सस्ते में लेना और महंगे में बेचना है। तो ये ट्रेंड को पकड़ लें और ब्रेकआउट को पकड़ लें, तो फिर वो ब्रेकआउट को पकड़ के आप
कितना 5 रुपए स्टॉप लॉस रख के 20 रुपए कमाना चाहते हो, तो वो आज यहाँ एंट्री पॉइंट नहीं है, वो बहुत पहले जा चुका है। तो विल वेट, और लॉन्ग टर्म में सुपर बुलिश, इवन मीडियम टर्म में 210, 20, 30 में मिल गया तो भी ये 70%, 80% की रिटर्न साल भर के व्यू, 6 महीने के व्यू में 350 का भाव लगता है। तो बढ़ चुका है, नीचे आने दीजिए, और कोई भी चीज एक तरफा नहीं होती है, आएगा तब लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉल समझाते हुए आईटीसी पे कि पोटेंशियल इसका 3 गुने का है अगर आपका व्यू 3 से 4 साल का है। सुशील, मैं आपसे ये जो फार्मा स्पेस में 3-4 दिन में ज़बरदस्त हमने बहुत ब्रिस्क बाइंग देखी, आपका डिवीज लैब 3800 का लो बना के ऑलमोस्ट 45-46 आ गया, लॉरस लैब जो है 400 के नीचे जाके वापस अभी 600, बहुत सारे इंटरेस्टिंग मूव्स हैं, और बिंदु भी अंडर सन फार्मा को देखिए और लाइफ टाइम आए, उनके कुछ चार्ट्स आपने इधर कुछ स्टडी किए हैं क्या? कोई राय आपकी किसी पे? फार्मा सबसे पहले करेक्ट होके सबसे पहले नीचे गिरा हुआ था, और जब फर्स्ट राउंड ऑफ फॉल निफ्टी का आया 18,600 से 17,000 तक, 16,800 तक, तो लग रहा था कि फार्मा का फाइनल बॉटम हो गया, पर अगले निफ्टी के फॉल में फार्मा को और कूट दिया गया, और एक कूटे हुए शेयर ऐसे पड़े हुए थे कि जैसे भी इनका कोई भविष्य ही नहीं है। और आ गए पुतिन साहब कि अगर वेस्टर्न फार्मा, बिग फार्मा विड्रॉ करता है तो इंडियन फार्मा को स्कोप मिल जाएगा, तो सारा सेंटीमेंट और मोमेंटम लौट आया, वैल्यूएशन नजर आने लगा। तो देखिए, शेयर जो बढ़ गए हैं वो अपनी जगह पे हैं, पर टेक्निकल के बेसिस पर आपको राइट जगह पर एंट्री करनी है, जिससे कि एक रीजनेबल स्टॉप लॉस ही आपको लेके चलना है। तो उस हिसाब से भले डायरेक्टली फार्मा नहीं है, पर हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए जो मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर के स्टॉक्स में मुझे 60 से 70% तक का ट्रेडिंग मूवमेंट, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पर एक बड़ा ट्रेंड नजर आता है। डिशमैन कार्बोजेनिक्स हमें लगता है कि अभी भी यहाँ से कम 100% की रिटर्न दे दे आपको साल भर के दृष्टिकोण में। और अगर वेरी शॉर्ट टर्म में आपको काम करना है तो डॉक्टर रेड्डीज का जो फ्यूचर्स है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, वो भी सन फार्मा के जैसी बड़ी चाल बना सकता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है जो स्ट्राइड्स फार्मा, अपेक्षित है कि इस साल का जो रिजल्ट आएगा वो कंपनी नेट लॉस ही डिक्लेयर करेगी। काफी राइट ऑफ्स यूएस के बिजनेस में किए हैं, पर ये 1100 का शेयर अगर घट के 330 तक आ गया तो ये सारी चीजों के कारण ही आया। अब आपको सब कुछ, सारी अच्छी खबर आने के बाद शेयर लेना है तो 600-700 का तब तक दाम हो जाएगा। तो हो सकता है कि इस साल का नतीजा जो है वो नेट नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट्स का, तो प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 1 के पास है। तो चार्ट के हिसाब से अगर मैं एक अर्ली कॉल लेता हूं विदाउट कॉन्फर्मेशन ऑफ पॉजिटिव फंडामेंटल्स टू रिटर्न बैक, अधिकतर ब्रोकरेज हाउसेस का 2023 के लिए अच्छे खासे मुनाफे का वापस फोरकास्ट है। तो उस चीज को दृष्टिकोण में रखते हुए और जो चीज ऑलरेडी ऊपर से 65% गिर गई है, इसके वापस 1100 जाने की चाल मुझे लगता है ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 300 से नीचे, 300 के स्तर से भी 350-52 तक आ चुका है। तो आपको 10-20 रुपए के करेक्शन में ही इसको एंटर करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के ही जितनी साइज पे काम करना चाहिए। 3 गुना जिस शेयर में आप 6 महीने में पैसा कमाना चाहते हो, तो वहाँ 5-7-8% का स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा, वो 2 रुपए के स्टॉप लॉस से जिसमें काम नहीं हो सकता। और एक बात, 1000 का भाव आने की चाल को और आगे बढ़ने दीजिए। जब हम महीने 1.5 महीने के बाद अगर इसे 5 से 550 पे देखते हैं तो हो सकता है हमारा कॉल अपडेट हो जाए कि 1000 पे भी नहीं रुकेगा, 1500 तक जाएगा। तो बड़ी चाल दिखती है, और इसी हिसाब से एक वाइडर चौड़े स्टॉप लॉस के साथ कुछ क्वांटिटी यहाँ लेने का हमने अपने सभी क्लाइंट्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दिया है। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, आज अपनी राय हमसे शेयर करने का, अपना आउटलुक आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक रिकमेंडेशन शेयर की, करेंसी पर अपना व्यू दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। चलिए, तो ये कुछ पिक्स थी। सो मोर और लेस सुशील इज बुलिश ऑन लॉट ऑफ फार्मा स्टॉक्स जो हम देख रहे हैं। उनकी बाय रिकमेंडेशन में ग्लैंडमार्क था, स्ट्राइड्स था, कई सारे डॉक्टर रेड्डीज था, तो कई सारे फार्मा स्टॉक्स पर ये जो रिकमेंडेशन आ भी रही है, और हम यहाँ देख भी रहे हैं कि जिस तरह से फार्मा स्पेस में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। और आप हर स्पेस में बाइंग देख रहे हैं, आप सिर्फ लार्ज कैप स्पेस में नहीं, आप मिड कैप स्पेस बाइंग देख रहे हैं। चिराग हमारे साथ है, मितेश हमारे साथ है, दोनों टेक्निकल एनालिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे भी एक बार, मितेश, आपका सिस्टम या मेथड अगर कुछ आइडेंटिफाई कर रहा हो जहां फार्मा स्पेस में आपको लगता हो कि अब नेक्स्ट मूव कैप्चर हो सकती है। आई रिमेंबर आपने एबर्ट एक बार बोला था, एबर्ट, फाइजर, और वो चले भी थे। कोई और आपने आइडेंटिफाई किया हो?
देखिए अभी तक जो हमारा रुझान था वो यही था कि एमएनसी फार्मा के स्टॉक्स बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेंगे, लेकिन डोमेस्टिक फार्मा में से सिस्टम और मेथड के हिसाब से एक स्टॉक ऊपर आया है जो लास्ट वीक में क्वालिफाई हुआ है और उसका नाम है एरिस लाइफ साइंसेज। आई थिंक रिसेंट जो बॉटम बना है उसका 623 और 630 के बीच में, वो हमें लगता है कि 2022 के लिए फाइनल बॉटम है। उसके बाद स्टॉक ने एक हार्ट ऑफ हार बॉटम बना के हमारे सिस्टम के हिसाब से 721 रुपये फॉर द वीक एंडिंग 11th ऑफ मार्च 2022 वो बाय आया था। और हमारे हिसाब से अभी जो अगर डोमेस्टिक फार्मा में कुछ लेना है बेस्ड ऑन एल्गोरिदम, तो हमें लगता है कि एरिस लाइफ साइंसेस में यहाँ से कम 20 to 30% की अपसाइड अगले 3 से 6 महीने में हमें दिखाई दे रही है। तो हमारा ऑलरेडी रिकमेंडेशन डिस्क्लेमर के तौर के ऊपर हमारे क्लाइंट्स का ऑलरेडी बाय साइड इन्फॉर्मेशन हो सकता है। तो पहले हम लोग बुलिश थे सिर्फ और सिर्फ एमएनसी फार्मा के पैक के ऊपर, लेकिन डोमेस्टिक फार्मा में से इस सबसे पहला स्टॉक जो सिस्टम और मेथड ने आइडेंटिफाई किया है वो है एरिस लाइफ साइंसेस। एरिस लाइफ साइंसेस को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हुए इस बीच मिड कैप स्पेस को भी एक बार देख लेते हैं। मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अभी भी नजर आ रहे हैं। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स की अगर बात करें 12% की बढ़त के साथ। मितेश, इसे एक बार देखें टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर, बाजार में जहाँ कमजोरी दिख रही है वहाँ पर मिड कैप स्पेस अब भी परफॉर्म कर रहा है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग टॉप परफॉर्मिंग, आपकी राय क्या होगी? एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग में जिस हिसाब से लोअर लेवल से टू द ट्यून ऑफ 58 से जो हमने बढ़त देखी है, कंटिन्यूसली हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन में है, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है कि कोई भी टाइम फ्रेम आप ले लो, चाहे वीकली, चाहे डेली, चाहे आवरली, ये बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन में भी है। लेकिन इसका जो अहम पड़ाव है वो है 92 का। तो जब तक 92 क्रॉस नहीं कर लेता तब तक एक सस्टेनेबल तेजी हम लोग ये काउंटर में नहीं देख रहे हैं। तब तक का जो मूव है अप टू 92, अभी 84 के ऊपर ट्रेड 84 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तब तक का मूव हम लोग एक पुल बैक की तरह ही देखेंगे। अगर उसको रेंज एक्सपांड करना है और नई टेरिटरी में एंटर करके एक सस्टेनेबल मूव देना है तो उसको 92 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर बंद देना पड़ेगा। तो जब तक ये लेवल सस्टेन नहीं होते तब तक हम लोग ये जो पूरा अपमूव है उसको एक पुल बैक की तरह ही ट्रीट करेंगे और एट रेगुलर इंटरवल हम लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देते हैं। फिर से अगर 92 के पास जाता है, पार करके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर से बाय करेंगे। लेकिन अभी हमारी यही सलाह रहेगी कि एट एवरी हायर लेवल इट इज एडवाइजेबल टू एग्जिट और बुक प्रॉफिट इन दिस स्टॉक। ये कुणाल तो हमारे साथ नहीं है शायद, लेकिन माफ कीजिएगा, एल&टी फाइनेंस पे कुणाल की बहुत ही अलग डिफरेंशिएटेड कॉल थी। कोई भी बात नहीं कर रहा था स्टॉक के बारे में और स्टॉक 12% ऊपर है। कल ही उन्होंने कॉल दी थी कि इसको आप ध्यान से रखिए, ये स्टॉक एकदम रॉकेट बन जाएगा जिसे बाजार की भाषा में बोलते हैं। इनफैक्ट उन्होंने जो टारगेट दिया था ना अजय, वो आज सुबह ही अचीव हो गया था और ऊपर के लेवल्स भी उल्टे उसके बाद आए देखने को। बताइए, बहुत ही जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और चिराग से मेटल गेनर्स के बारे में बात करते हैं। चिराग, बहुत दिनों बाद हमने देखा है कि अपना JSPL 500 के ऊपर आ गया। जितनी खुशी ITC की 250 के ऊपर वाली आ रही है, बहुत सारे लोगों को JSPL के 500 क्रॉस करने की खुशी आ रही होगी। और दूसरा UPL ऑलमोस्ट 800 रुपये पे आ गया है। ये दोनों जरा चार्ट चेक करके हमें बताएं कि किस तरफ जा रहे हैं ये। JSPL ने आज एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, वापस 500 के ऊपर अभी भी फिलहाल डे हाई को ही ट्रेड कर रहा है। अगर एक्चुअली देखें तो सारे के सारे मेटल स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिए है और एक स्ट्रॉन्ग अपनी आ रही है। बट अगर आप लार्जर स्ट्रक्चर मेटल इंडेक्स का देखें तो अभी वो फिलहाल लाइफ हाई पे है, पर वो एक टेक्निकल पैटर्न पे एकदम ओवरबॉट है और वेट फिट लग रहा है मुझे। तो अगर यहाँ पे कोई भी लॉन्ग है तो एक एकदम स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ ही इसमें लॉन्ग होल्ड करने भी है। अगर आप इंटरनेशनल बेस मेटल्स और दूसरे मेटल प्राइसेस देखें तो ऑलरेडी वो अपने हाई से करेक्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल कमोडिटीज हाई से अराउंड 8 to 15% करेक्ट हो चुके हैं एवरेज में। तो मेटल स्टॉक में मुझे लग रहा है कि एक लास्ट वेव है, तो इसमें बुल्स को ज्यादा तेजी के लिए ट्रैप नहीं होना चाहिए। अगर ऑलरेडी लॉन्ग है तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हाथ के लो कर रखे और पोजीशन होल्ड करे। दूसरा स्टॉक आपने जो UPL पूछा, UPL एक अच्छा बेस बना के अपने कर रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें 840 to 800। नितेश, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि सीमेंट स्टॉक्स में कहाँ पे अभी देखना चाहिए। अल्ट्राटेक, अंबुजा, ACC, इनफैक्ट इवन श्री और JK लक्ष्मी में
नीचे की तरफ से काफ़ी सेलेक्ट एक्शन हो रहा है, ये आप चेक करिए चार्ट्स पे। लेकिन उससे पहले मानसी से एक बार समझते हैं, उन्होंने एसीसी की एनुअल रिपोर्ट को खंगाला है काफ़ी। क्यों इंपॉर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट? क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है सीमेंट की इस समय देश में, और एनुअल रिपोर्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। अभी थोड़ा रफ पैच से निकल रहा होगा सीमेंट, लेकिन ऑफ लोज है, तो चार्ट्स पे आपसे समझेंगे। बट मानसी, कौन सी खास बातें आपको उसमें पकड़ में आई? बिल्कुल अजय, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो टेक अवेज आते हुए दिखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, और यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने अपने पिछले जो प्रदर्शन को दर्शाया है, लेकिन साथ ही आने वाले दिनों में फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच क्या है ये बताया, जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सीमेंट इंडस्ट्री की डिमांड की अगर बात करें, एस्टिमेट्स ये है कि एक साल में करीब 7% तक डिमांड में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। नेटवर्क इनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे एसीसी के पर्टिकुलरली, और इसके चलते 79% सीमेंट सेल्स जो है रिटेल सेगमेंट में देखने को मिली है। अब इनके एक रेडीमिक्स कंक्रीट सीमेंट की सेगमेंट थी जो परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने कुछ इस तरह से नए प्लान स्ट्रेटजीज बनाए जिससे वो परफॉर्म करने लगी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसी के तर्ज पर और नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के बारे में आने वाले साल में सोचा है। टॉप 5 टेकअवेज क्विकली मैं आपके सामने रख देती हूँ। कंपनी अपनी क्लिंकर कैपेसिटी जो है 2.7 मिलियन टन पर एनम बढ़ाने की यहाँ पर अनुमान लगाकर चल रही हैं, जो कि 4.8 मिलियन टन पर एनम थी, वहां से ये बढ़ाने के बारे में और ज्यादा सोच रही है। डिमांड सिनेरियो की अगर बात करें, सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन में आने वाले एक साल में राइजिंग ट्रेंड जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, तो मांग और बिक्री में बढ़ोतरी दिखी आगे भी देखने के पूरे अनुमान है। खास तौर से सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को डेवलप करने पर कंपनी का फोकस है, और एमएसए अरेंजमेंट जो है इनका अंबुजा सीमेंट के साथ, इसे रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और ज्यादा दुरुस्त करने के बारे में कंपनी सोचेगी, और साथ ही वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम कैपेसिटी जो है एक साल में 46.2 मेगावाट तक बढ़ने का अनुमान है। तो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है, अप्रोच पॉजिटिव ही है। राइट मितेश, एसीसी, अंबुजा, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, आपको कौन सा अच्छा लगता है चार्ट्स में जहां एक बॉटमिंग आउट हो रही हो? क्योंकि काफी खराब से पैच और काफी अच्छे फॉल के बाद रिबाउंड दिखाए कुछ काउंटर्स ने। देखिए, दो काउंटर है जहां पे क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग विजिबल है लोअर लेवल्स पे, और अगर आप वीकली चार्ट भी देख लो तो भी एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड है। पहला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। रिसेंट जो हमने करेक्शन देखा 442 से लेके क्लोज टू 274 तक, वहां से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आया है, और पिछले 2 वीक में हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन किया है। तो मेरे हिसाब से मेरी पहली पिक विद इन द एंटायर सेक्टर रहेगी अंबुजा सीमेंट, और करंट लेवल के ऊपर उसमें बाइंग की राय रहेगी, लेकिन थोड़ा स्टॉप लॉस लंबा रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सेल ऑफ था, तो कंसोलिडेशन जोन में जाके एक बार फिर से ट्राई कर सकता है लोअर एंड के ऊपर आने के लिए। तो उसमें स्टॉप लॉस रहेगा 274 का। ये स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा है रामको सीमेंट। रामको सीमेंट में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टीफ सेलिंग हमने देखी है क्लोज टू 11,028 के लेवल से, और रिसेंट जो बॉटम बना है अराउंड 700 के लेवल से, वहां पे भी सेम चार्ट पैटर्न है जस्ट लाइक अंबुजा सीमेंट। पिछले 2 वीक में हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन है, और मेरे हिसाब से 790 का लेवल क्रॉस होता है ये स्टॉक्स में। तो ये स्टॉक्स जो उसका जो अगला टारगेट होगा वो अराउंड 910 का होगा। तो रामको सीमेंट भी खरीदारी की सलाह रहेगी करंट लेवल पे 690 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो ये 2 रिकमेंडेशन, ये रामको सीमेंट्स पर रिकमेंडेशन रहेगी मितेश की। इनफैक्ट अभी हम आपसे कुछ देर पहले एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस की कॉल की बात कर रहे थे जो कुणाल ने दी थी। दूसरी कॉल की भी बात करनी चाहिए, वो है सेल उन्होंने जब बात की थी तो आई थिंक मुश्किल से 2 या 2.5% ऊपर था। अब इस वक्त आपको सेकंड टॉप गेनर दिख रहा है एफएनओ स्पेस में, 5% ज्यादा की तेजी है। कुछ और काउंटर्स भी देख लेते हैं जहां पर मूव अच्छा दिखाई दे रहा है। और एक तीसरी रिकमेंडेशन आई थिंक उन्होंने आईईएक्स भी थी। प्लेटफॉर्म काउंटर्स पे क्या व्यू रहेगा आपका चिराग? आईईएक्स, एमसीएक्स, हालांकि आज इतने एक्शन में एमसीएक्स नहीं है, बट आईईएक्स पर क्या व्यू रहेगा? आईईएक्स से ज्यादा चार्ट मुझे एमसीएक्स का ही बेटर लग रहा है शॉर्ट टर्म में। एमसीएक्स ने 1250 का बॉटम करके जो एक इंपल्सिव मूव दिया 1450 तक, इसे वो कंसोलिडेट 3 वेव पुल बैक हो रहा है इसमें। तो जब तक एमसीएक्स 1340 के लेवल से ऊपर ट्रेड करता है, मुझे लगता है कि ये मीडियम टर्म में 1600 का लेवल सेट करेगा। तो एमसीएक्स इज अ बेटर प्ले फॉर ऑन द लॉन्ग साइड। इसमें एक और एक स्टॉक अभी फिलहाल ब्रेकआउट दे रहा है, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। यस चिराग, शेयर करिए। आई थिंक चिराग वांटेड टू शेयर अ कॉल, लेकिन उनके पास वापस लौटेंगे।
जी चिराग बताएं, आप सुन पा रहे हैं तो अपनी कॉल शेयर करें। यस, थोड़ी देर पहले अजय सर और नितिन सर ट्रैवल इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री और ओपनिंग अप ट्रेड के बारे में बात कर रहे थे। इन सबका एक बेस्ट प्रॉक्सी प्ले इज माई ट्रेड, जो अभी फिलहाल 356 पर ट्रेड कर रहा है। एक वीकली चार्ट पे अमेजिंग ब्रेकआउट दिया इसने। जब तक स्टॉक 330 के ऊपर ट्रेड करता है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 450 टू 480 के लेवल में अपसाइड टारगेट दिखा सकता है। बिल्कुल, तो ईज माई ट्रिप पर राय आती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ब्रेकआउट दिख रहा है और आगे अच्छी तेजी के बीच अनलॉक थीम का कैंडिडेट ये भी है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। इस बीच मितेश, कमिंस इंडिया को एक बार देखिए, शार्प अप मूव यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है। एकाएक चार्ट्स जो है काफी तेजी के साथ बढ़ते हुए करंट लेवल्स पर जो तेजी आती हुई दिखी है, क्या लगता है यहाँ से स्टॉक और कितना ऊपर जाएगा? जी मानसी जी, बेसिकली एक रिकमेंडेशन के तौर पे, डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहूँगा कि फॉर द वीक एंडिंग 14th ऑफ मार्च 2022 हमने एक स्पेशल रिपोर्ट रिलीज की थी इंडियन डीजल इंजन कंपनीज के ऊपर, जिसमें दो कंपनी का जिक्र किया था। पहली थी स्वराज इंजन और दूसरी थी क्यूमिंस इंडिया। तो हमको लग रहा है कि ये दोनों जो स्टॉक्स है और ये पूरा जो सेक्टर है जिसमें ये दो प्रमुख स्टॉक्स है, इसमें एक लंबी अवधि के लिए ट्रेंड शुरू हो गया है और ये ट्रेंड कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता रहेगा। और अगर आप देखेंगे तो गोइंग फॉरवर्ड ये दोनों स्टॉक्स सभी एनालिस्ट के रडार पे होंगे। तो डिस्क्लेमर के तौर पे ये दोनों स्टॉक्स में हमारे क्लाइंट्स की डायरेक्ट पोजीशन हो सकती है। बात करते हैं क्यूमिंस इंडिया की, तो जो लोअर बेस फॉर्मेशन किया है उसने 950 टू 1000 के बीच में, वहां से जो रैली आई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हर एक लेवल के ऊपर आपको हार्ट ऑफ हार्ट बॉटम फॉर्मेशन ही ये स्टॉक्स में दिखाई देगा। तो क्यूमिंस इंडिया पे जो अगला पड़ाव है 1120 का है। एक बार 1120 क्लियर हो जाएगा उसके बाद ये स्टॉक्स उसके ऑल टाइम हाई 1300 1400 की ओर बढ़ेगा। तो हमारे हिसाब से वी आर वेटिंग फॉर 1120, वो लेवल तक एक थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। जब वो लेवल क्रॉस हो जाता है तब बहुत ही छोटे समय में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली हमें ये स्टॉक्स के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। तो हमारा ऑलरेडी बुलिश भी है, ऑलरेडी रिपोर्ट रिलीज कर चुके हैं हम लोग, तो हमारा इसके ऊपर क्लोज टू 1300 टू 1400 का टारगेट है। चलिए आगे चलते हैं। और ये इस समय मार्केट का वो टाइम है जब हम भसीन साहब के बेहतरीन शेयर्स डिस्कस करते हैं। बाजार कहीं भी हो, बट ये पोर्टफोलियो आपको हमेशा हरा भरा नजर आएगा जो भसीन साहब शेयर करेंगे। गुड आफ्टरनून भसीन जी, कैसे हैं आप? बस अजय जी आपकी दुआ है और शेयर बाजार की सलामी है। कैसे चल रहे हैं आपके स्टॉक पिक्स अभी तक और क्या नए स्टॉक्स लेके आए आज आप? तो अजय जी कल शाम को आपको 19.5-20 पे सिटी यूनियन बैंक दिलाया था, आज 28 रुपए बिक गया। 26.5 का मैंने कहा था टारगेट हफ्ते में आएगा, वो एक दिन में हो गया। तो ईटी स्वदेश देखिए और भसीन के बेहतरीन शेयर लीजिए, आप पैसा ही पैसा कमाएंगे। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, 2 बैंक्स हैं और एक टेलीकॉम कंपनी है। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी हाँ, प्लीज शेयर करिए। सिटी यूनियन बैंक वाकई में बहुत अच्छा चला और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इग्नोर्ड बैंक रहता है, लेकिन चुपचाप अपना काम कर जाता है, रिटर्न का भी और नंबर्स का भी। खैर आगे बताइए अपने शेयर्स। तो अजय जी ये मैं आपके यहाँ बॉम्बे में जब रहता था तो लोकल में ट्रैप करता था, तो गुजराती भाई ने मुझे सिखाया सर भाव भगवान छे। उन्होंने हर चीज में उन्होंने मेरे को बताया कि भाव ही भगवान है, बाकी सब बकवास है। तो मैं आज भाव के साथ सौदा कर रहा था 119.20 में। एनीवे ऑन अ लाइटर साइड आज आप लीजिए सर रिपीट बाय बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 40.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 39.25, 43.50 कैन कम इन द नेक्स्ट 2 days. There was an internal deal which had to go take place. There's already 10 crore shares have exchanged, that is done with. Second by Bank of Baroda, largest lender to metal stocks, and उसमें right back आएगा. You will be amazed by the numbers. Bank of Baroda comes 106, 6.5 में लीजिए, 3.5 का स्टॉप लॉस, 112 का टारगेट। और तीसरा मुझे इस भाव पे 10 रुपए पे बहुत रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है आइडिया लेने का। They got very much relief in the spectrum charges. The promoter is putting in money at 13.3. You cannot but make money. If you have 3 months, this is going 20% up to 12 rupees. ARPUs are rising and their market share is now stabilizing. So I think at 10 rupees, keep a stop loss of 9.25. 12 rupees is my target in Vodafone.
Alright, good afternoon संजीव जी. So this looks like a new call. Vodafone Idea यहाँ टारगेट 12 रुपए के लिए वसीम जी की यहाँ रिकमेंडेशन होगी कि आप यहाँ बाइंग करें. उसके अलावा कुछ और पॉकेट्स जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा झेली है गैस काउंटर से, गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स ने. वहां पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? But gas prices are going up through the roof and now there will be a pass on effect. Margin में थोड़ा pressure पड़ेगा, but I think that this may be a one off. Now जब prices बढ़ाएंगे और उनकी input cost घटेगी, then they will not make the prices fall. So it is slightly inflationary, but I think IGL would be my top pick over there on decline. I already had a buy at 340, 345. It has gone up quite a bit from there, but I would still say stay with that stock. बिल्कुल. गुड आफ्टरनून वसीम जी. जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम सेक्टर्स में अप मूव्स कुछ सेक्टर्स में है, बाकी वॉलेटाइल ट्रेड्स हैं, लेकिन फैशन एंड रिटेल की अगर बात करें, आज ट्रेंड के बारे में बात ना करें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार कुछ सेशन से हम देख रहे हैं फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, जिसके चलते ट्रेंड में अच्छी तेजी के बीच कामकाज है. एक तो ये स्टॉक और इनके पेयर्स आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल. देखिए मानसी जी, घर से निकलना और स्पेंड करना इज गोइंग टू बी द केवियट. दैट्स व्हाई इंडिया इज गोइंग टू आउट परफॉर्म. रिवेंज स्पेंडिंग, रीओपनिंग इज ह्यूज, और obviously foot malls will get the maximum amount of retail malls will get a lot of the churn. So यहाँ Reliance Retail would be my top pick. Trent is a very well run company by the Tatas, but मैं यहाँ Reliance में अगर लेना ही है तो Reliance लीजिए. Sum of parts में you get Jio, you get retail, you get oil and gas, and you get petrochemicals. राइट. वैसे भी मानसी जी का लग रहा है कि शॉपिंग करने का बहुत मन कर रहा है और इसलिए उनको ट्रेंड ही खोल के बैठी हुई है अपने वेबसाइट में. अजय शॉपिंग इज ऑन द कार्ड्स. बिल्कुल, आई एम श्योर. वो तो होलसेल शॉपिंग है. संजीव जी, ये बताइए मेटल्स में क्या हो रहा है? मेटल इंडेक्स में अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है. मेरे चार्टिस्ट फ्रेंड्स, अभी हम चिराग से बात कर रहे थे इस बारे में. JSPL 500 के ऊपर आ गया और काफ़ी लोग बल्ले बल्ले कर रहे हैं, जैसे कि ITC 250 के ऊपर आ गया, क्योंकि ये एकदम सोल्ड ऑफ हो गया था स्टॉक. 500 के ऊपर से वो ऑलमोस्ट 400 गया धीरे धीरे. तो मेटल में क्या व्यू बन रहा है? एनीथिंग व्हिच यू लाइक? So I like very much SAIL. As a disclosure, we have accumulated SAIL around this 95, 97. We think SAIL can give you a 20% upside और उसमें dividend भी है. So SAIL would be my top pick. The risk reward is very favorable, or if exports pick up, SAIL is the top exporter from India. ठीक है. तो यहाँ पर मेटल स्पेस में आपकी रिकमेंडेशन सेल होगी. बसिन जी, आई वाज लिटिल इंक्विजिटिव टू नो, जिससे आप बता रहे हैं कि मई में हम जब एक नया हाई देखेंगे 19,000 तक के लेवल देंगे, तो ऐसे में बाजार को ऊपर लेकर जाएगा कौन? रिलायंस की अगर बड़ी भूमिका होगी, रिलायंस के आप ऊपर के लेवल देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, डार्क हॉर्स कोई और होगा? प्रियंका जी, सारे रहस्य अभी बता दिए तो फिर क्या अप्रैल का महीना कैसे निकलेगा? देखते जाते हैं आगे आगे क्या होता है. एटलीस्ट अब आपको 19,000 का नंबर तो दिख रहा है. 3 हफ्ते पहले तो आप कह रहे थे संजीव जी पता नहीं किस तरफ से उठे हैं. तो अगर भगवान ने तरह से सोए तो 19,000 जरूर आएगा. डोंट वरी, दिस विल गेट टू रेस्ट एंड देयर विल बी इनफ पीपल हु विल लीड. देयर आर इनफ कंपनीज. Corporate India will come out with the best results. उनकी लैंग्वेज सुनिए. They say this is a one-off. It will get adjusted with time. India's demographics will play out positively, and we will take it when it comes. बिल्कुल. संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर आपका आउटलुक हमें बताने के लिए. और क्लियरली यहाँ पर आप देखिए बाजार 19,000 तक जाता हुआ दिख सकता है इंडेक्स. ये कॉल कह सकते हैं गोल ओरिएंटेड कॉल संजीव जी की तरफ से आती हुई. अब ये कैसे जाएगा इस पूरे महीने, संजीव जी हमें साथ साथ ले चलेंगे और दिखाएंगे किस तरह से उनकी टॉप पिक्स और एनालिसिस के बदौलत बाजार में तेजी देखते हैं. बहरहाल बाजार की तरफ वापस बढ़ते हैं और देखते हैं एक बार स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर नजर आ रहे हैं. इंडेक्स में हम देख रहे हैं अभी कमजोरी जो है वो हावी होती हुई जरूर दिख रही है. बिकवाली का दबाव है और इसमें कुछ तमाम स्टॉक्स जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं. सिंजीन इंटरनेशनल, मितेश, इस पर एक बार अपना राय दीजिए. करीब 2% तक की बढ़त आज ये स्टॉक आज के सत्र में दिखा चुका है. आगे चलकर टेक्निकली क्या सिर्फ रिव्यू मोड में डालना है, या फिर अगर पोजिशंस है, नई पोजिशंस के बारे में सोच रहे हैं तो प्ले आउट करना चाहिए?
डेफिनेटली ये स्टॉक्स को थोड़ा हमको वेट एंड वॉच में के मोड में ही रखना चाहिए, क्योंकि 604 एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक 604 क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि पिछले आई थिंक 1-2 महीने में मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं। 21 तारीख को भी एक अटेम्प्ट हुआ था जहां पे 604 का हाई लगा के स्टॉक्स ने वापस से वो जो पूरी दिन की तेजी थी उसको फिजल आउट किया था। तो मेरे हिसाब से जब तक क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 604 क्रॉस नहीं होता तब तक यहाँ पे तेजी नहीं करनी चाहिए। अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 604 के ऊपर क्लोज आता है, उसके बाद बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रैली ऊपर की साइड में ओपन अप होती है, जहां पे अगले टारगेट रहेंगे 619 के। तो आई विल वेट फॉर 604। अगर उसके ऊपर मुझे क्लोजिंग देती है तो डेफिनेटली मैं बाय करूंगा, अदरवाइज मैं उसको अवॉइड करूंगा। ये स्टॉक्स नहीं समझ आता मितेश को, या फिर मुंबई की लैंग्वेज में बोले तो ये नहीं जमता मितेश को इस वक्त इन लेवल्स पर, ठीक है। लेकिन इस वक्त बाजार में मौके कहाँ हैं? पीएसयू बैंक स्पेस पर, डिफेंसिव्स पर कहाँ पर मौके ढूंढ रहे हैं निवेश के दिग्गज निवेशक रमेश दमानी? आइए उनकी खास इंटरेक्शन आज हमारे साथ बातचीत हुई थी और उस पर उन्होंने क्या व्यू दिया, एक बार आपको सुनाते हैं। Is of course the public sector stocks in India, and you have a good, interesting array of choices. I mean, I'll give you an example. People often have criticized, PSUs as not delivering returns, but Bharat Electronics, the stock was a 300 crore market cap in the early 2000s. Today it's closer to 50,000-60,000 crores. And the dividend yield in the stock, I mean, if you bought the stock maybe in 2003 at about 40 rupees, the dividend yield you get on the stock is perhaps equal to the stock price at that time. So, these are extraordinary businesses available. So within that, you could buy some commodity companies, you can buy some PSU banks, or you could buy what I have bought primarily is overweight on the defense and railway companies, because I find them extraordinarily cheap at the current time. So as you said currently, that I also have a margin of safety, and I believe the growth potential of these businesses are far superior than the market understands at this point. So I would say those where I put 60-70% of money. The rest you could buy in telecom, you could buy in chemicals, you could buy in pharma. I mean, there's just a plethora of choices. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और नूरेश मीरानी को भी जोड़ते हैं अपने बातचीत में। नूरेश, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यूपीएल की आपकी कॉल काफ़ी स्ट्रांग रही, ऑलमोस्ट 800 की तरफ जाते हुए, तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। बट पहले मार्केट के बारे में बताएं, मार्केट और बैंक निफ्टी, उसके बाद स्टॉक कॉल से बात करते हैं। निफ्टी एक रेंज बाउंड फॉर्मेशन बना रहा है और 17,600 17,800 एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसको क्रॉस करना डिफिकल्ट होगा। मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी यहाँ पे ऐसा है कि थीमेटिक और न्यू स्टॉक्स पे ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा फोकस करें। इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स में वोलेटिलिटी इन अ स्लाइट रेंज रहेगा, बट ट्रेंड इज स्टिल कि ये भाव पे ट्रेंड में पॉजिटिव है, बट रिस्क रिवॉर्ड ग्रेट नहीं है अगर हम देखें तो, क्योंकि जब हम 17,200-400 पे अगर ट्रेड कर रहे हैं और ऊपर 17,600-800 का मेजर रेजिस्टेंस है, तो इतना जल्दी क्रॉस होना मुश्किल है। तो मानना यह है कि डिफेंसिव रहे और स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप स्मॉल कैप से या ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा फोकस रखे। सेम भी अगर बैंक निफ्टी में देखे तो कल जैसे एक इंट्राडे काफी रिकवरी हुई थी, बट फिर भी आज भी कोई फॉलोअप नहीं आया। वहां पे भी 35,500 से लेके 36,800 के जोन में एक रेंज बाउंड मूव होगा और वहां पे 37,500 एक मेजर रेजिस्टेंस है। स्टॉक स्पेसिफिक व्यू है, इंस्टेड ऑफ के निफ्टी में वोलेटिलिटी में लार्ज कैप्स में ना फोकस करके स्मॉल मिड कैप और ब्रॉडर मार्केट पे ज्यादा फोकस करें। मानसी, दिस साइड स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आप ज्यादा ट्रैक कर रहे हैं, तो ये भी बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर अभी नजर है आपकी? तो सबसे पहले तो मैं पूरे ओपन अप थीम को एनीवेज पसंद करता हूं। उसमें एक स्टॉक है जिसने अभी तक मूव नहीं दिया, वो ईस्ट इंडिया होटल, जो अभी भी मिडिल ऑफ द रेंज में और ब्रेकआउट से दूर है, बट रिस्क रिवॉर्ड बहुत सुपर है ये प्राइस पे। स्टॉप लॉस 135, टारगेट 170 होगा। 145 के ऊपर इसमें मोमेंटम आएगा, ये भाव पर एक रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बैठता है। दूसरा है बाय ऑन टाटा पावर, जो काफी दिन से साइडवेज है और एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया आज 234 235 के ऊपर। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस 230, टारगेट 255। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश। वेरी क्विक एक रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हम देख रहे हैं काफी वीकनेस के बाद अब यहाँ शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, पोस्ट है क्लैरिफिकेशन ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया। उसके बाद भी हमने देखा कि स्टॉक को ज्यादा हेल्प नहीं मिली थी, लेकिन अब यहाँ रिकवरी हम देख रहे हैं स्टॉक पे। क्या व्यू रहेगा आपका स्टॉक पे?
सो यहाँ पे मैं कॉशियस रहूंगा क्योंकि ये स्टॉक काफी साइडवेज रहा है और वॉलेटाइल भी रहा है, बट इसने रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया है काफी बैंक से। बट इस पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है 1300 1350 पे, तो आज 1230-50 पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठता है, तो मैं इसे वेट करूंगा कि एक बार वो कंसोलिडेट कर ले और थोड़ा टाइम, और फिर जब 1350 क्रॉस करे तब लेना है। अब तो 1300 रेजिस्टेंस है, तो अगर करंटली किसी का बाय है तो 1210 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से इसको राइड करना चाहिए। नूरेश, चलिए चलते हैं और अब बात करते हैं जयेश खिलानी से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक एनालिसिस के साथ। लास्ट 2 साल में हम ऑलमोस्ट उसी वक्त में हैं जब बहुत ही अनफॉर्चुनेट कोविड का जो प्रकोप था वो ट्रिगर किया था एक मैसिव करेक्शन, शार्प और शॉर्ट लेकिन बहुत पेनफुल। उसके रिलेटेड एक एनालिसिस जयेश लेके आए हैं हमारे साथ। जयेश, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अजय। तो दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 23 मार्च 2020 को जो निफ्टी का क्लोजिंग लेवल था वो ये पैंडेमिक के स्टार्ट होने के बाद सबसे लोएस्ट लेवल था। इसके लिए आज हम 2 ईयर एनिवर्सरी जो है उसके बारे में बताना चाहते हैं कि मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया है। उसके बाद अगर आप ग्लोबल इक्विटी मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है वो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रहा है डेवलप मार्केट्स और एमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले भी। और दूसरा जो एसेट क्लास है, जो कमोडिटीज़ की हम बात करते हैं, तो ऑयल प्राइसेस में काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला है। और हमने रीसेंट लास्ट 2-3 महीने में भी देखा है कि $80 से लेके लगभग $140 तक का उछाल देखने को मिला था ऑयल प्राइसेस में। और बेस मेटल्स जो है वो भी काफ़ी अच्छा मुनाफा उन्होंने दिखाया है पिछले 2 सालों में। अगर मैं इंडिया मार्केट की बात करूं, क्लोजली उसको वॉच करेंगे तो जो ब्रॉडर मार्केट स्पेस है स्मॉल कैप और मिड कैप का, उसने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी को। तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएशन उसमें किया है। और अगर दूसरे सेक्टर्स की भी बात करें तो आईटी और मेटल 2 ऐसे नाम हैं जो स्टैंड आउट करते हैं क्योंकि उसमें मल्टीफोल्ड रिटर्न जनरेट किया है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने। और निफ्टी एफएमसीजी एक अकेला इंडेक्स है जिसमें मोर देन डबल रिटर्न नहीं मिला है इन्वेस्टर्स को, तो ये एक बात नोट करने लायक है। और ये सारी चीज़ें आप अगर देखोगे तो उसमें है ना काफ़ी एफआईआई और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का पैसा आया है। लगभग दोनों का मिला के 2 लाख करोड़ के आसपास लास्ट 2 सालों में इंडियन इक्विटीज़ में पंप हुआ है। और उसके चलते जो मार्केट कैप है इंडिया का वो अभी $3 ट्रिलियन से ज़्यादा हो चुका है, जो कि 150% का उछाल है लास्ट 2 सालों में। और इसके चलते जो दूसरे जो मल्टी बैगर्स स्टॉक जो क्रिएट हुए हैं, काफ़ी सारे नाम इसमें उभर कर आते हैं जैसे कि टाटा टेली, ब्राइटकॉम ग्रुप और काफ़ी सारे अडानी ग्रुप के भी शेयर्स इसमें शामिल है, जिसमें 10x से ज़्यादा उछाल देखने को मिला है 2 सालों में। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जयेश। यानी 2 साल में अगर आपने उस वक्त जहां सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पेसिमिज्म था, एक्सट्रीम पैनिक था, उस वक्त अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो निफ्टी का एवरेज रिटर्न आपको 120% से ज्यादा था और कई स्टॉक्स जिनमें 300% से ज्यादा। इनफैक्ट हिंडाल्को, टाटा मोटर्स पर तो जयेश और ऊपर के अपने रिटर्न्स देख रहे हैं जो उन्होंने 2 साल के कंपैरिजन फिगर्स निकाले हैं। बिल्कुल शुक्रिया जयेश इस जानकारी के लिए। चलिए एक बार फिर से मार्केट्स पर रुक करते हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार आपको मेटल पैक में अब आपको स्टील, एल्यूमिनियम, सारी कमोडिटीज में आपको लगातार एक अप ट्रेंड जो बना हुआ है वो बना हुआ है। हालांकि कई बार ये व्यू निकल कर आया एक्सपर्ट्स का कि शायद मेटल यहाँ से वीक होंगे, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं क्रूड ऑन ऑयल, कमोडिटीज फिर से आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में प्रेशर जरूर पड़ा था बैंक्स या फाइनेंस पे, लेकिन बैंक्स और फाइनेंस सेक्टर भी अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर बनाए हुए हैं। इनफैक्ट मिड कैप स्पेस से कई सारी कॉल्स निकल कर आ रही है। मितेश, बैंकिंग स्पेस पे अगर आपको यहाँ एक व्यू रखना हो, मिड कैप, स्मॉल कैप बैंकिंग स्पेस, तो आपको क्या पसंद आएगा? कि इसमें पीएसयू बैंक ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाने के लिए अभी रेडी है। और अगर आप बारीकी से देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो तीनों स्टॉकों में तीन स्टॉक्स में हर एक लोअर लेवल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने के लिए मिली है। हमारा जो प्रिफर्ड पिक है इसमें वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि आफ्टर फॉर्मिंग द बॉटम 90 से लेके 90-95 के बीच में जो बॉटम फॉर्म हुआ, उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली आई थी जो फिजल आउट हुई और अभी स्टॉक 107-108 के बीच में ट्रेड हो रहा है। हमारे हिसाब से सूनर देन लेटर जो इसका इंटरमीडिएट हाई था 119 वो क्रॉस होगा और स्टॉक जो है 125-130 के रेंज में जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो प्रिफर्ड पिक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा।
बैंक ऑफ बड़ौदा प्रिफर्ड पिक रहेगी मितेश की बैंकिंग स्पेस में, और हम देख रहे हैं सिटी यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, और आपको बैंकिंग स्पेस से ही दूसरे काउंटर्स में निकल के आ रहा है। फाइनेंस काउंटर्स भी अब आप लगातार देख रहे हैं, पिछले 3 दिन से आपको वो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, चाहे वो कैनफिन होम्स हो या LIC हाउसिंग फाइनेंस हो। कुछ और स्टॉक्स, और ऑफ कोर्स IDFC के दोनों स्टॉक्स, IDFC फर्स्ट बैंक हो, IDFC हो, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा मोमेंटम प्ले यहाँ दिखाई दे रहा है। डेल्टा कॉर्प ये लगातार तेज है और अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ नहीं रहा है। आप यहाँ पर भी देखें तो आज भी शॉर्ट्स ही कवर हो रहे हैं यहाँ पर। कल तो ये स्टॉक, कल या परसों तो ये स्टॉक शायद 10% तक की भी तेजी दिखा रहा था। चिराग, क्या व्यू रहेगा आपका डेल्टा कॉर्प पर? आप क्या देख रहे हैं चार्ट पर लेवल्स? डेल्टा कॉर्प मुझे है ना ओवरबॉट लग रहा है शॉर्ट टर्म में। मैं एक पुलबैक का वेट करूंगा इसमें। अगर डेल्टा कॉर्प में पुलबैक आता है 288 से 292 के लेवल्स पे तो ही एंटर करने को देखूंगा। फिलहाल ये लेवल पर मैं अवॉइड करूंगा डेल्टा कॉर्प। तो ओवरबॉट जोन में लग रहा है डेल्टा कॉर्प, और ऑफ कोर्स इतने बड़े रनअप के बाद अब शायद यहाँ थोड़ा सा थक सकता है, शायद थोड़ा सा यहाँ एग्जॉस्ट हो सकता है स्टॉक। तो ये रहेगी राय डेल्टा कॉर्प पे। IRCTC बहुत दिन के बाद आपको एक मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। मितेश, IRCTC पर क्या राय रहेगी? अब जब ओपन अप की थीम की बात हो रही है तो IRCTC ने मूवमेंट नहीं दिखाई है इतनी खास। चार्ट्स पर कैसे दिख रहा है स्टॉक? एग्जैक्टली सी अभी फिलहाल कंसोलिडेशन है पिछले 3 दिनों से। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली देखी हमने 700 ऑड लेवल्स के ऊपर, और 785 का एक जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था वहां से एक सेल ऑफ हमको देखने के लिए मिला है। लेकिन प्रियंका जी, अगर आप ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहे हैं तो वो आएगा 825 के ऊपर। जब तक 825 के ऊपर स्टॉक ट्रेड नहीं करता तब तक हम एक सीमित दायरे में ये स्टॉक्स की जो मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलेगी। ऊपर में 825 का एक रेजिस्टेंस है और नीचे में 740-750 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे लिए अगर मुझे खरीदना है, अगर मोमेंटम को चेज करना है, ट्रेंड को पकड़ना है, तो वो लेवल रहेगा 825। तो 825 के ऊपर जब तक डेली चार्ट के ऊपर क्लोज नहीं आता तब तक मैं ये स्टॉक्स अवॉइड करूंगा। इनफैक्ट स्प्लिट होने तक इस स्टॉक में आपको जबरदस्त मूव दिखी है, और स्प्लिट होने के बाद उस तरह की मूव्स दिखी ही नहीं। इनफैक्ट एक डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन के फेज में बहुत समय तक IRCTC फंसा रहा है। एक और पूरा स्पेस जो आप पीछे कई दिनों से बजिंग भी देखेंगे जब से ये न्यूज आई, और हालांकि हमने ये मूव फरवरी में भी देखे। आई एम टॉकिंग अबाउट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट पैक, और एक न्यूज भी आई कि $100 बिलियन तक इंडस्ट्री हो जाएगी 2030 तक, मीडिया और एंटरटेनमेंट। और लगातार हम एक ट्रेंड देख रहे हैं मितेश की चर्निंग हो रही है। पहले शायद इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स बहुत चल रहे थे, अब शायद पेपर स्टॉक्स चल रहे हैं। आपने कोई ऐसा ट्रेंड आइडेंटिफाई किया? देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक अगर ट्रेंड रिज्यूम, आप जो ट्रेंड की बात कर रहे हो वो अभी फिलहाल वो ट्रेंड रिज्यूम होगा आई थिंक शुगर स्टॉक्स में। क्योंकि शुगर स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बहुत ही एक अच्छी तेजी हमने पिछले सप्ताहों में देखी थी, और उसके बाद जो ट्रेंड है वो फिजल आउट हो गया था। तो अगर आप ट्रेंड रिज्यूम की बात कर रहे हो या अगर बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड आफ्टर कंसोलिडेशन की बात कर रहे हो तो वो है आई थिंक शुगर स्पेस, और बलरामपुर चीनी उसमें हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा। और बलरामपुर चीनी की जो चार्ट पैटर्न है अभी वो ये दिखा रही है कि अगले 1 साल में अगर ये स्टॉक्स यहाँ से 750 से 800 तक हो जाए तो भी कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से वहां पे ये स्टॉक्स में 460 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिला है और हार्ट ऑफ हार बॉटम फॉर्मेशन देखने के लिए मिला है। और अभी जो स्टॉक ने रिसेंट हाई किया है, ऑल टाइम हाई 521 का, उसके बाद थोड़ा फिसला है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर कोई ट्रेंड रिज्यूम कोई सेक्टर में हो रहा है अभी तो ये है शुगर स्टॉक्स, और उसमें प्रिफर्ड पिक हमारा है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी लेकिन ऑलरेडी अच्छा खासा मूव दिखा चुका है, जिस तरह से सिक्लिकल ट्रेंड रहता है पूरा, और हम बलरामपुर चीनी तो खैर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव दिखा चुका है। बट मितेश को लगता है कि यहाँ से अभी भी ऊपर के लेवल्स पॉसिबल हैं। ठीक है, केमिकल स्पेस पर क्या व्यू रहेगा चिराग आपका? आज आपको गुजरात अल्कलीज में अच्छी तेजी दिखाई दे रही है, आपको आरती इंडस्ट्री में आज अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। यहाँ पर भी स्पेस में आप देखें तो लगातार चर्निंग दिख रही है आपको क्लियरली। कुछ स्टॉक्स तो हैं खैर वो जो प्रिफर्ड हैं, रोज ही चलते हैं, दीपक नाइट्रेट जैसे, टाटा केमिकल्स जैसे, लेकिन इस वक्त आपको कुछ और प्रिफर्ड पिक्स जो यहाँ दिख रही हो जहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स अच्छे दिख रहे हो केमिकल स्पेस पे। केमिकल स्पेस में दीपक नाइट्रेट जिसकी आपने बात की, एक्चुअली लास्ट 4 दिन से वो एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है 2180 ऑन दी डाउन साइड और अपसाइड में 2280।
ये रेंज से ब्रेकआउट वो कोई भी प्राइस देगा तो नेक्स्ट एक 150 to 140 पॉइंट्स की मूव दे सकता है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये ब्रेकडाउन देगा और वापस 2050 लेवल तक रीटेस्ट कर सकता है। हाई रिस्क ट्रेडर ये लेवल पे अराउंड 2225 फिलहाल चल रहा है, वो लेवल पे स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2060 का रख सकते हैं। मुझे नेक्स्ट डाउन साइड लेवल इसमें 2050 का रख सकता है। अगर केमिकल सेक्टर में अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढना हो किसी को बाइंग करना तो टाटा केमिकल स्ट्रॉन्ग लग रहा है। टाटा केमिकल को बाय एंड डिप कर सकते हैं। जब तक टाटा केमिकल 920 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, पोजिशनल टारगेट है उसमें 980 to 1040 अपसाइड ओपन। टाटा केमिकल्स पसंद आता है आपको, ठीक है। ऑलराइट, मार्केट में इस वक्त आप देखें ना तो थोड़ी सी और ऊपर से करेक्शन आई है। 17,200 के पास इस वक्त हम हैं, सब 82 और पॉइंट्स, जिसकी एक आपको यहाँ पर एक प्रेशर दिख रहा है मार्केट्स पर। किस लेवल पर आपका कंफर्ट रहेगा बुलिश रहने में नितेश? क्या लेवल्स होंगे जिस पर के ऊपर अबव क्लोज होना ही चाहिए? क्या 17,200 एक बड़ा सपोर्ट है आपके लिए? थोड़ा नीचे 17,180 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 17,180 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक होता है तो चैलेंज रहेगी कि हम लोग 17,000 भी टेस्ट करें 1 या 2 दिन में। तो मेरे लिए सबसे अहम जो सपोर्ट रहेगा वो 17,180 का रहेगा। वहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 35,850, अगर 35,850 डिफेंड करता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग वापिस से 35,500, 36,200 की दायरे में जा 35,200 के दायरे में जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से निफ्टी का जो अहम लेवल है वो क्लोजिंग बेसिस पे जो मेंटेन होना चाहिए वो है 17,180। चिराग, आपका कंफर्ट कहाँ आता है? बाय है, बाय करके लेके जाना है, BTST है, कॉशियस है, या फिर हो सकता है थोड़ी सी यहाँ कंसोलिडेशन और शायद थोड़े से नीचे के लेवल्स दिखाई दे और STBT है? मुझे कंफर्ट लेवल STBT में लग रहा है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट लोअर रेंज ऑफ दी डे पे क्लोज कर रहा है। तो अगर ये 36,000 के नीचे अगर कल खुलता है तो प्रोबेबिलिटी है कि करेक्शन 35,500 तक ला सकता है शॉर्ट टर्म में। अगर मैं दूसरे दिन से देखूं, जब तक बैंक निफ्टी 36,350 जोड़ में 330 के पास हाई बनाया था, उसके नीचे ट्रेड कर रहे तो मुझे VC लगेगा बैंक निफ्टी। तो STBT करना मैं प्रेफर करूंगा इसमें। STBT करना चाहेंगे आप? चिराग, एक बार और कंफर्म कर दीजिए प्लीज, वॉइस बहुत क्लियर नहीं थी। STBT आप कह रहे हैं कंफर्म करना चाहेंगे आप? यस, बैंक निफ्टी अपने लोअर एंड ऑफ द रेंज पे क्लोज कर रहा है। लो 36,113 का लग रहा है। अभी 36,190 ट्रेड कर रहा है। 230 को हाई लगा था 36,350 का। जब तक बैंक निफ्टी ये लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है मुझे उसमें वीकनेस लग रही है। मुझे लगता है कि कल शायद ये 36,000 का लेवल एक्सपायरी में तोड़ देगा और डाउनसाइड लेवल तक 35,530 हो सकता है। जब तक 36,350 के नीचे आई वुड प्रेफर STBT करके जाने के लिए बैंक निफ्टी में। इस वक्त आप सेक्टर वाइज अगर देखें ना तो आपको स्ट्रेंथ जो दिखेगी वो क्लियरली फार्मा स्पेस पे दिखेगी। आपके फर्स्ट अगर आप मूवर्स देखें जहां से स्ट्रेंथ मिल रही है बाजार को, निफ्टी को, तो उसमें आपके ऊपर के काउंटर्स में फार्मा, मेटल, कमोडिटीज क्लियरली और साथ ही सीमेंट पैक दिखाई देता है। डिविस लैब आपका टॉप गेनर है लगभग 2.5% की तेजी के साथ। हिंडाल्को आपको सेकंड हाईएस्ट गेनर है। एल्यूमिनियम प्राइसेस ऑलरेडी एलिवेटेड लेवल्स पर हैं और हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता इन सब के लिए फेवरेबल रहता है। और तीसरा आपको जो एक ट्रेंड दिख रहा है वो आपको दिखाई देता है सीमेंट्स पैक से। आप श्री सीमेंट को देखें, इस बाजार में भी उसने फ्लैट टू पॉजिटिव ही हो लेकिन फिलहाल आप स्ट्रेंथ बनाई हुई है। इनफैक्ट 1% तेजी के साथ श्री सीमेंट कारोबार कर रहा है। IOC काउंटर्स में आपको ऑल मार्केटिंग काउंटर्स में भी आपको लगातार थर्ड डे है जब आपको एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है क्योंकि 2 बार प्राइस हाइक्स हुए, क्योंकि ऑल मार्केटिंग कंपनीज ऑलरेडी हाई मार्जिन प्रेशर झेल रही थी और पेट्रोल डीजल के प्राइस नहीं बढ़ रहे थे। हालांकि बहुत निग्लिजिबल अमाउंट का यहाँ प्राइस और पेट्रोल और डीजल प्राइसेस हाइक हुए हैं, लेकिन OMCs के लिए एटलीस्ट थोड़ा ही सही लेकिन रिलीफ जरूर है, जिसको चेयर करते हुए आपको ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स क्लियरली दिखाई देता है। ITC आज भी आपको तेज दिखाई देता है और 250 के ऊपर अब भी बना हुआ है। एक बार ITC पर व्यू ले लेते हैं। मितेश, ITC पर आप क्या लेवल्स देखते हैं? बेसिकली अगर ITC की बात करें तो आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्ट ऑफ हार्ट बॉटम फॉर्मेशन क्लोज टू 215 के लेवल से हमको देखने के लिए मिले हैं और उसका जो अहम रेजिस्टेंस था 250 वह भी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर क्रॉस नहीं हुआ है। तो अगर 250 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर क्लियर होता है तो यहाँ से 15 रुपए की अपसाइड देखने के लिए मिलेगी और अगला टारगेट रहेगा 265। लेकिन जिस हिसाब से उसने जो मल्टीपल
रेजिस्टेंस था 238 का, वो जिस हिसाब से क्रॉस किया है, मेरे हिसाब से अभी ये बाई यहाँ पे करना चाहिए और उसका अगला टारगेट जो है वो रहना चाहिए 265 का। 265 नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट देख रहे हैं आईटीसी पर। और ऐसे में अब हम दूसरे कुछ और काउंटर्स को भी देखिए जहां पर आपको मोमेंटम केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस में लगातार बना हुआ था, लेकिन आज थोड़े से केमिकल और फर्टिलाइजर थोड़े से वीक थे, लेकिन अब फिर से आपको लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। केमिकल और फर्टिलाइजर में कोरोमंडल तो आपने हमेशा रिकमेंड किया है मितेश, यही आपकी टॉप रिकमेंडेशन रहेगी या फिर कोई और स्टॉक आपके रडार पे है? आई थिंक अभी जो है कोरोमंडल तो कंटिन्यू है ही, लेकिन आई थिंक जिस हिसाब से हमको ट्रेंड रिवर्सल मिला है यूपीएल में, तो मेरे हिसाब से अभी जो नेक्स्ट टारगेट है यूपीएल का वो अराउंड 950 टू 1000 का है, जिस हिसाब से पिछले 4 वीक से हार्ट ऑफ हार बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं और जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था 778 का वो सक्सेसफुली क्रॉस हुआ है। तो हमारे हिसाब से अभी जो प्रिफर्ड पिक रहेगा इसमें तो वो रहेगा यूपीएल। बढ़ने वाले काउंटर्स की बात करी, एक बार गिरने वाले काउंटर्स की भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आज बाजार को ड्रैग कौन से काउंटर्स कर रहे हैं। आपको ड्रैगर्स में सबसे पहले अगर आप 5 बड़े काउंटर्स की बात करें तो उसमें मैक्सिमम आपको ऑटो स्पेस से काउंटर्स दिखाई देते हैं और दूसरा आपको स्पेस दिखता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। एचडीएफसी लगातार हम 2200 से चाल देख रहे हैं, इस काउंटर की हमने 2400 के ऊपर इसे देखा इन जस्ट 6-7-8 वर्किंग डेज, इनफैक्ट लेस देन दैट। और उसके बाद आज वो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीटली एचडीएफसी पर आपको दिखाई दे रही है, लगभग 1.5% की आपको गिरावट एचडीएफसी पे दिखाई दे रही है। एफएमसीजी पैक आपको वीक दिखाई दे रहा है, आपको ब्रिटानिया में एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। आपको एफएमसीजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, होम इंप्रूवमेंट थीम से जुड़े काउंटर, उनमें आज आपको फिर से एक वीकनेस दिखाई दे रही है क्योंकि क्रूड की स्ट्रेंथ बनी हुई है। और ऑटो पैक, पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस भी बढ़े, तो यहाँ पर आपको मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, ये सारे काउंटर्स में वीकनेस है। इनफैक्ट फर्स्ट 10 स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो उसमें से आपको 5 काउंटर्स तो सिर्फ ऑटो पैक से दिख जाएंगे जहां पर आपको आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्विकली मिड कैप स्पेस को भी देख लेते हैं कि वहां किस तरह का आज रुझान देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्पेस में अगर आप यहाँ पर पहले गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो उसमें आपको पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, इनफैक्ट किया इंडस्ट्रीज और साथ ही दूसरे काउंटर्स सीमेंट पैक में हालांकि आपको अल्ट्राटेक, श्री वो थोड़े से तेज दिखाई दे रहे थे, लेकिन भारत जो लगातार अप ट्रेंड पे था, इतने दिन से चल रहा था, वहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। रैमको सीमेंट्स में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और आपको आज केमिकल स्पेस लाइक दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरीन जो अच्छे चल रहे थे पीछे, वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। रियल एस्टेट स्पेस में गोदरेज प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज एस्टेट अच्छा खासा ये रनअप दिखा चुके थे और यहाँ पर भी आपको आज एक प्रेशर इन स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। बढ़ने वाले शेयर्स कहाँ हैं मिड कैप स्पेस में अगर हम बात करें तो मिड कैप स्पेस में आपको L&T फाइनेंस होल्डिंग, वी मस्ट टॉक अबाउट दिस स्टॉक, 20% इस वक्त आपको L&T हाउसिंग फाइनेंस 90 रुपीज पे। कल अगर आपने मॉर्निंग शो में ये कॉल लिए होते कुणाल की रिकमेंडेशन पर तो ये स्टॉक 75 रुपीज पे था, यानी लगभग आपको वहां से 15 और 6 लगभग 25% का गेन आपको सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में मिला है। टॉप गेनर इस वक्त आपको मिड कैप स्पेस पे दिखेगा तो L&T हाउसिंग फाइनेंस दिखेगा। इंडियन होटल्स 4% QIP की बात है और इस न्यूज के ट्रिगर के बाद से हमने इसमें पॉजिटिव मोमेंटम देखा। जी एंटरटेनमेंट कल यहाँ बहुत वीकनेस थी बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस न्यूज और वहाँ आपको रिकवरी थोड़ी देखने को मिली है। दूसरे स्टॉक्स आपको जैसे AU स्मॉल फाइनेंस, वहाँ पे भी अब आपके शॉर्ट्स रिकवर हुए हैं और तेजी दिखाई है मिड कैप बैंकिंग स्पेस में CUB जैसे स्टॉक्स में, सिटी यूनियन बैंक स्टॉक्स में, और हमारे स्टॉक पे हमारे शो पे ये रिकमेंडेशन भी रहे हैं। एक बार F&O स्पेस में देख लेते हैं कि वहाँ किस तरह के ट्रेड्स निकल कर आ रहे हैं, वहाँ कैसे पैटर्न दिख रहे हैं। तो क्लियरली L&T हाउसिंग फाइनेंस ये एक आपको टॉप गेनर दिख रहा है और साथ ही आपको टॉप गेनर में दिखाई दे रहे हैं स्टील काउंटर्स लाइक जिंदल स्टील, टाटा स्टील, ये सारे काउंटर्स हैं जो आपको स्टील पैक में तेज दिखाई दे रहे हैं। फार्मा स्पेस से आपको कहाँ तेजी दिख रही है? आपको दिख रही है डॉक्टर रेड्डीज में, डिविस लैब में तेजी दिखाई दे रही है। तो फार्मा स्पेस से काउंटर्स रहेंगे और साथ ही शॉर्ट्स आपको तेजी से जो कवर होते हैं वो फिर से PSE स्पेस या फिर कहें तो पावर रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं, पावर ग्रिड हो, CESC हो, वहां पर आपको एक मोमेंटम प्ले जरूर दिखाई दे। और फिर से बलरामपुर चीनी तो अपनी तेजी को गंवाना ही नहीं चाहता, ये चीनी ये मिठास कायम रहनी चाहिए। कल हमने देखा था यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई जरूर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब फिलहाल आपको फिर से शॉर्ट्स कवर होते हुए 495 के लेवल्स पर बलरामपुर चीनी दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये सारी स्टॉक रिकमेंडेशन, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हमारे दोनों एक्सपर्ट ने बताई और इस वक्त मार्केट को आप देखें तो हम एक प्रेशर के साथ यहाँ पर क्लोज होते हुए
और डेंट है लगभग 90 पॉइंट्स का, लेकिन 17,200 के ऊपर। तो यानी बड़े जो सपोर्ट जोन्स है उसे मार्केट ने ब्रीच नहीं किया। तो यहाँ से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रेंड इंटैक्ट है, बुलिश ट्रेंड ही है। बैंक निफ्टी हालांकि 36,000 के ऊपर है, लेकिन यहाँ कुछ वीकनेस जरूर हमारे एक्सपर्ट्स को लगती है। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लोजर कुछ ले लेते हैं। मितेश, चिराग, आपके कुछ डिस्क्लोजर्स। जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, जो भी सेक्टर्स डिस्कस किए हैं, उसमें हमारे क्लाइंट्स की डायरेक्ट इनडायरेक्ट पोजीशन हो सकती है। मेरी कोई पर्सनल पोजीशन जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए उसमें नहीं है। दर्शकों को नम्र विनती है कि अपने सब वित्तीय सलाहकार को पूछने के बाद ही कोई भी एक्शन लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मितेश। इट वाज नाइस टॉकिंग टू आफ्टर सो लॉन्ग। प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। इसी के साथ शो को यहीं रैप अप करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन इकोनॉमी पे, बिजनेस जगत से खबरें लगातार एक ना स्वदेश में बनी हुई है, कहीं मच जाएगा।